वो स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिरिचुअल मास्टर बन जाता है जब एक ओवरपावर्ड टाइम ट्रैवलिंग सोल उसके शरीर में प्रवेश करती है। एक एंशिएंट लैंड में जहां कई सेजेस अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कल्टिवेट करते हैं, एक लड़का जिसका नाम औरू था एक छोटे और फेरवे विलेज में जन्मा था। उसी रात जब 9 ब्राइट मीटियोर्स ने आकाश को प्रकाशित किया था। 12 साल बीत चुके थे उस मीटियोर शावर के बाद, और अब प्रेजेंट में औरू एक महान कंपटीशन की ओर बढ़ रहा था जिसे रेकन सेक्ट द्वारा आयोजित किया गया था। ये 5 ग्रेट सेक्ट्स में से एक था जहां शक्तिशाली सेजेस रहते थे। इसी बीच उस सिटी में जहां कंपटीशन होने वाला था, कुछ पार्टिसिपेंट्स जबरन एक इन में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इनकी पर रिया ने उन्हें हरा दिया और स्पष्ट रूप से कहा कि उनके पास कोई एम्प्टी रूम्स नहीं है सिवाय वीआईपी रूम के। वीआईपी रूम में प्रवेश करने के लिए उन्हें इस सिटी के नियमों का पालन करना होगा और 1 एंड ओनली स्पेशल टिकट प्राप्त करनी होगी। उसने सभी को बताया कि एक व्यक्ति ने कल जबरन वीआईपी रूम में घुसने की कोशिश की थी और उनके सेक्ट के सीनियर्स ने उसे मार डाला था। जिन गार्ड्स को रिया ने हराया वे इस बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे जब तक कि 2 वरिष्ठ कल्टिवेटर्स वहां अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड्स पर उड़ते हुए नहीं आए और उन्हें जान से मारने की धमकी नहीं दी। रिया ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और फिर उन सीनियर्स ने सभी को बताया कि जैसे ही वे इस सिटी में प्रवेश करते हैं कंपटीशन शुरू हो जाता है। वे उड़ गए और फिर कॉम्पिटिटर्स ने रिया से पूछा कि ये स्पेशल एक्सेस टिकट कैसे मिलेगी। उसने कहा कि उसे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। इसी बीच सभी ये सोच ही रहे थे कि स्पेशल टिकट कैसे प्राप्त की जाए। तभी औरू वहां आ जाता है क्योंकि उसने पहले ही इसे अपने अनकन्वेंशनल विजडम से प्राप्त कर लिया था। रिया उसे वीआईपी रूम में ले जाती है और बाकी सभी लोग वहां से चले जाते हैं, लेकिन एक लड़का जिसका नाम कई था और उसे प्रभावित था। तभी बारिश शुरू हो जाती है और कई चुपके से इनमें घुस जाता है। वो औरू के दरवाजे पर दस्तक देने ही वाला था कि औरू पहले ही उसकी उपस्थिति को भांप लेता है। कई विनम्रता से अपना परिचय देता है और पूछता है कि औरू ने स्पेशल टिकट कैसे प्राप्त की। पहले तो औरू ऐसा दिखाता है जैसे वह ये सीक्रेट अपनी कब्र तक ले जाएगा, लेकिन फिर कहता है कि अगर कई एक दिन के लिए उसका सर्वेंट बन जाए तो वो उसे सच बता देगा। कई को ये सौदा बुरा नहीं लगता और वो आसानी से मान जाता है। जब वो अंदर आता है तो उसे एहसास होता है कि औरू किसी को अपनी कहानी बताने के लिए डाइन था। औरू बताता है कि उसने सिटी गेट पर एक चैटरिंग ओल्ड मैन से मुलाकात की, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। औरू ने उसे कुछ पानी दिया और कई कहता है कि उसने भी यही किया, लेकिन वो ओल्ड मैन संतुष्ट नहीं था। फिर औरू बताता है कि असल में वो ओल्ड मैन एक लड़की को फ्लर्ट करना चाहता था, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी। इसलिए औरू ने उसका विंगमैन बनकर उसकी मदद की और इस उपकार के बदले ओल्ड मैन ने उसे वो टिकट दे दी। इस बीच रिया एक समस्या का सामना कर रही थी। डब्ल्यूसी के सेक्ट के एक मास्टर ने उसके साथ शर्त लगाई थी। उसे 100 रेडिशेस बहुत ही ऊंचे दाम पर बेचने थे, वरना उसे वापस रेकन सेक्ट जाना पड़ता। अगले दिन रिया बहुत गुस्से में थी और उसने एक रेडिश स्टॉल लगाया और वो ये देखने के लिए बाहर आया कि वो ठीक है या नहीं, लेकिन रिया ने उस पर बिना वजह गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। तभी एक व्यक्ति तेजी से दौड़ता हुआ आता है और औरू को टक्कर मार देता है। औरू तुरंत पहचान लेता है कि वो उसका सर्वेंट आको था। आको रोता है और कहता है कि वो औरू की पेस से मेल नहीं खा सका और जब वो पीछे छूट गया तो बैंडिट्स ने हमला करके उनका लगेज चुरा लिया। औरू उसे सांत्वना देता है और फिर रिया से कहता है कि अगर वो उसकी मील का ख्याल रखे तो वो उसके रेडिशेस बेचने में मदद करेगा। रिया उसकी शर्त मान लेती है और जल्द ही औरू की योजना शुरू हो जाती है। कई और आको रेडिशेस बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें एक बिटकॉइन के दाम पर खरीदने को तैयार नहीं होता। तभी औरू वहां आता है और कहता है कि वो सारे रेडिशेस खरीद लेगा। ये सुनकर सब घबरा जाते हैं। कई, जो एक मैस्कट के रूप में छिपा था, कहता है कि एक ग्राहक केवल 3 रेडिशेस ही खरीद सकता है। फिर आकू औरू की प्रशंसा करने लगता है कि उसने पहला क्वेस्ट पूरा किया और स्पेशल टिकट प्राप्त की। इसके बाद औरू सामने आता है और उन स्पेशल रेडिशेस के लाभ गिनाने लगता है जो स्पिरिचुअल एनर्जी को प्यूरिफाई कर सकते हैं। उसकी इस चालाकी के कारण सभी रेडिशेस झटपट बिक जाते हैं। बाद में रिया अपना वादा निभाती है
औरू के लिए एक बढ़िया मील बनाती है और उसे एक स्मॉल पाउच देती है जिसमें एक की और एक कॉपर कॉइन होती है, बिना कोई स्पष्टीकरण दिए। अब असली ट्रायल शुरू होने वाला था। सभी पार्टिसिपेंट्स एक गोल्डन ब्रिज के सामने एकत्र होते हैं। 2 वरिष्ठ कल्टिवेटर्स वहां अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड्स पर उड़ते हुए आते हैं और घोषणा करते हैं कि केवल वही लोग जो सभी ट्रायल्स को पास कर सकते हैं रेकनसेक्ट में शामिल होकर अपनी जर्नी शुरू कर पाएंगे। कृषि का पहला परीक्षण गोल्डन ब्रिज को पार करना है। एक अमीर मोटा लड़का और उसके गार्ड्स पहल करते हैं और ब्रिज की ओर दौड़ते हैं, लेकिन एक मजबूत बैरियर उन्हें रोक देता है और उन्हें अंदर जाने से रोकता है। जबकि मोटा लड़का अंदर चला जाता है, वरिष्ठ घोषणा करते हैं कि केवल वे ही अंदर जा सकते हैं जो 12 साल या उससे कम उम्र के हैं, और बाकी सभी को घर लौटने के लिए कहते हैं। कई लोग घर लौट जाते हैं, लेकिन ओरू और एवियो ब्रिज पर चढ़ जाते हैं। अचानक कई उनके पास आता है और ओरू को विश्वास नहीं होता कि वो केवल 12 साल का है। कई ओरू के साथ टीम अप करना चाहता है ताकि वे एक दूसरे की मदद कर सकें। ओरू खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन वो कई को सपोर्ट करने के लिए सहमत हो जाता है क्योंकि वे दोस्त हैं। वे आगे बढ़ते रहते हैं और आंसू गलती से एक विशाल लड़के से टकरा जाता है जो एक 12 साल के गोरिल्ला जैसा दिखता है। वो गोरिल्ला ओशु को उठा लेता है, लेकिन जैसे ही वो घूमकर कई को देखता है वो डर के मारे भाग जाता है। कई अनजान होने का नाटक करता है, लेकिन ओरू उसे अपनी सीक्रेट्स बताने के लिए परेशान करता रहता है। हु भी उनके पीछे जाता है, लेकिन अपना पाउच भूल जाता है और मोटा लड़का उसे उठा लेता है। जल्द ही एक घना फॉग पूरे ब्रिज को ढक लेता है और कई लोग जल्दी हार मान लेते हैं क्योंकि उनमें धैर्य की कमी होती है। जो लोग बचे रहते हैं वे एक फाउंटेन तक पहुंचते हैं जो किसी को भी बिजली का झटका देता है, जो उससे पानी लेने की कोशिश करता है। एक लड़का दावा करता है कि उसने किसी को उसमें गोल्ड कॉर्न डालते देखा और पानी अपने आप बाहर आ गया। ओरू उन्हें बताता है कि वे असली प्रोसेस नहीं समझ रहे हैं। वह अपना शू निकालता है और उसमें कुछ मिट्टी डालता है जिससे बैम्बू पाइप से सोने के टुकड़े बाहर आने लगते हैं। फिर वो फाउंटेन के नीचे बने 5 एलिमेंट कन्वर्शन चार्ट की ओर इशारा करता है जो एलिमेंट्स को एक दूसरे में बदल देता है। सोना पानी बन जाता है और मिट्टी सोना बन जाती है। सभी को एहसास होता है कि इस फाउंटेन से पानी लेना भविष्य के ट्रायल्स में मदद कर सकता है, लेकिन उनके पास कोई गोल्ड नहीं होता। ओरू उन्हें सुझाव देता है कि वे ब्रिज से ही सोना खोद लें और सभी लोग पुल को तोड़ने लगते हैं ताकि सोना निकाला जा सके। हालांकि ओरू इसमें शामिल नहीं होता। वह अपना लंच कंटेनर निकालता है जिसे उसे रुपया ने दिया था और उसे फाउंटेन में डुबोता है जिससे पानी बाहर बहने लगता है। जब वो उसे वापस करने जाता है तो वो बताती है कि वो गोल्ड प्लेटेड था और उसे अच्छे से इस्तेमाल करने को कहती है। उसका समूह आगे बढ़ता है जबकि अन्य भी जो भी तरीका बना सकते हैं उससे पानी स्टोर करते हैं। गोरिल्ला पूरी फाउंटेन को उठाने का फैसला करता है, लेकिन वो फिसल जाता है और एलिमेंट कन्वर्शन चार्ट पुल पर गिरकर गायब हो जाता है जिससे सारा सोना भी चला जाता है। कुछ लोग गिर जाते हैं, लेकिन 2 वरिष्ठ उन्हें बचा लेते हैं, जबकि अन्य पुल की रेलिंग पकड़कर लटके रहते हैं। ओरू का समूह लगभग अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है, लेकिन यू अकेले भारी सामान उठाने से थक जाता है। ओरू विशाल वाटर पाउच उठाता है, लेकिन फिर उसे पुल को टूटते हुए देखता है। वो अपने दोस्तों को भागने के लिए कहता है और फिर पानी का पाउच उनकी ओर फेंकता है ताकि वे जल्दी से पुल पार कर सकें। फिर वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता है और समय रहते पुल पार कर जाता है। उनका दल एक स्टोन तक पहुंचता है जो गोल्डन ब्रिज के अंत को चिन्हित करता है और कहता है कि जो भी इस बिंदु तक पहुंचेगा वो राइकन सेक्ट में शामिल होने के लिए योग्य होगा। यदि कोई दाई ओर का रास्ता चुनता है तो उसे तुरंत आउटर डिसाइपल के रूप में चुना जाएगा, लेकिन यदि वे बाई ओर का रास्ता चुनते हैं तो हाई रैंकिंग इनर डिसाइपल बनने के लिए एक और ट्रायल शुरू होगा। ओरू आत्मविश्वास से बाई ओर का रास्ता लेता है और जल्द ही खुद को एक डार्क केव में पाता है। एक बार जब वो गुफा से बाहर निकलता है तो वो एक विलेज के गेट के सामने खड़ा होता है। वो ये देखने के लिए दरवाजे पर दस्तक देता है कि आगे क्या होता है और एक छोटा लैच खुलता है। ओरू उसमें फाउंटेन का पानी डालता है जिससे दोनों ओर की लाइट्स जलने लगती है। जैसे ही रोशनी ऊपर तक पहुंचती है गेट खुल जाता है और कुछ सुंदर लड़कियां
कॉन्फेटी फेंक कर उनका स्वागत करती है। वे औरू और उसके दोस्तों का स्वागत करती है और उन्हें इनमें ले जाती है, जहां उन्हें एक स्वादिष्ट मील परोसा जाता है। जल्द ही अन्य प्रतिभागी भी वहां पहुंचते हैं, लेकिन उनका भोजन औरू और उसकी टीम जितना अच्छा नहीं होता। एक टीम पूरी तरह से एंटाइटल्ड कैरेंस में बदल जाती है जब उन्हें मांस देने से इनकार कर दिया जाता है, क्योंकि वे कोई पानी नहीं लाए थे। वे गुस्से में औरू के पास जाते हैं ताकि वो उनसे कुछ मांस साझा करे, लेकिन औरू उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। लड़के गुस्से में आ जाते हैं। तभी एक लंबा रेडहेड वहां पहुंचता है और उन्हें बताता है कि विलेजर्स ने सभी प्रतिभागियों को इस आधार पर पुरस्कृत किया है कि वे कितना पानी लाए थे। औरू के समूह के बाद वो अकेला था जिसने कुछ पानी लाया था, जबकि बाकी सभी के पास कुछ भी नहीं था। फिर रेडहेड खुलासा करता है कि उसके पास इस कंपटीशन में शामिल सभी लोगों की जानकारी है, लेकिन औरू के बारे में कुछ भी नहीं पता। इसलिए वो औरू से अपना परिचय देने के लिए कहता है। औरू गुस्से में आ जाता है और पहले उससे अपना परिचय देने के लिए कहता है। तब रेडहेड खुद को शासन क्राउन प्रिंस के रूप में प्रस्तुत करता है। डेमन कंट्री हालांकि वो उन्हें आश्वासन देता है कि वो कुछ खास नहीं है कई की तुलना में, जो उनाई एम्पायर का दूसरा प्रिंस है। यहां तक कि 3 कैरेंस भी प्रतिष्ठित फैमिलीज से हैं, लेकिन औरू कहता है कि वे प्रेस्टिजियस लूजर्स के परिवार से होंगे। लड़के गुस्सा हो जाते हैं और उस पर हमला करते हैं, लेकिन औरू मदद के लिए चिल्लाता है और अचानक एक निंजा वहां आता है और उन लड़कों की धुनाई कर देता है। मकाई औरू से पूछता है कि क्या वह निंजा को जानता था, और वो जवाब देता है कि नहीं। हालांकि विलेज में जिन लोगों ने उनका स्वागत किया था, उन्होंने बताया था कि ये एक कॉन्फ्लिक्ट फ्री जोन है और यदि कोई मुसीबत में हो तो बस मदद के लिए चिल्लाना होगा। कई विलेज के उद्देश्य को लेकर कंफ्यूज्ड है और औरू को विश्वास है कि ये सेकंड ट्रायल की लोकेशन है। चूंकि विलेज पूरी तरह से बाहरी दुनिया से आइसोलेटेड लगता है, इसलिए उनकी ट्रायल यही हो सकती है कि वे यहां से बाहर निकलने का तरीका खोजें। अगले दिन औरू और कई विलेज में घूम रहे होते हैं जब वे 3 रूड लड़कों को फैटी को परेशान करते हुए देखते हैं, जो बस उनकी टीम में शामिल होकर उनकी मदद करना चाहता था। वे उस पर झपट पड़ते हैं और औरू फिर से मदद के लिए चिल्लाता है, जिससे निंजा फिर प्रकट होता है और उनकी धुनाई कर देता है। फैटी औरू को धन्यवाद देता है और खुद को बोहो के रूप में इंट्रोड्यूस करता है, जो एक फेमस टीचर का बेटा है। वो स्वीकार करता है कि वो बहुत तेज दिमाग वाला नहीं है, लेकिन फिर भी औरू की किसी तरह मदद कर सकता है। हालांकि औरू उससे कहता है कि पहले वो हार्ड वर्क करके अपना रास्ता खुद खोजने की कोशिश करे। जब बोहो चला जाता है तो कई कहता है कि वो वास्तव में उनकी टीम के लिए हेल्पफुल हो सकता है, और औरू सहमत होता है, लेकिन उसे पता है कि ये उनके साथ काम करने का सही समय नहीं है। दूसरी ओर यू विलेज के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए बाहर जाता है और वहां एक रेडहेड सुएश से मिलता है। सशिन उससे नजदीक जाने की कोशिश करता है और जान जाता है कि यू अपने मास्टर को बहुत सम्मान देता है, जो हमेशा बाहर की सोचता है। सशिन उसे बताता है कि यदि वो टेस्ट पास कर लेता है तो वो भी राइकन सेक्ट का डिसाइपल बन जाएगा। वह यू से पूछता है कि क्या वो हमेशा औरू का सर्वेंट बना रहेगा, और ये शब्द उसके दिमाग में बस जाते हैं। रात में यू सारी जानकारी औरू को देता है और औरू उसे समराइज करता है। विलेजर्स को पैसे की कोई समझ नहीं है और कुछ भी पाने के लिए उन्हें बदले में कुछ काम करना पड़ता है। विलेजर्स कंपटीशन के बारे में ऑब्लिवियस है, लेकिन विलेज से बाहर निकलने और ट्रायल पास करने का रास्ता उन्हीं के पास है। अगली सुबह बोहो दौड़ता हुआ औरू के दरवाजे पर आता है और मदद की गुहार लगाता है। वो बताता है कि कल एक बुजुर्ग महिला रयू ने उसे घर ले जाकर उसकी देखभाल की, लेकिन सुबह मेयर की वाइफ उसके घर आई और लड़ाई शुरू कर दी। चूंकि मेयर की वाइफ हार गई, उसने अपना गुस्सा बोहो पर निकाल दिया, जो अब यहां भाग कर आया है। कई को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन औरू सब कुछ जानता है। उसने पार्टी में देखा था कि बूढ़ी रयू विलेज मेयर के साथ फ्लर्टिंग कर रही थी, जिससे उसकी वाइफ जेलस हो गई थी। औरू घोषणा करता है कि ये दोनों महिलाएं एग्जिट खोजने के लिए महत्वपूर्ण है। कई मानता है कि पहले उन्हें मेयर और उसकी वाइफ के बीच चीजें शांति से सुलझानी चाहिए, इसलिए वो सीधे मेयर के घर जाता है, उसकी वाइफ को रयू का हैंकी देता है और मेयर से बात करने की इच्छा जताता है। कई को यकीन है कि मेयर जल्द ही जवाब देगा। मेयर उसे अंदर बुलाकर बात करता है।
कई वापस आकर ओरू को बताता है कि विलेज मेयर और रयू का अफेयर चल रहा है और इस समस्या को हल करने का सबसे आसान तरीका यह है कि मेयर अपनी वाइफ को तलाक देकर रयू से शादी कर ले। हालांकि कई को यह सल्यूशन पसंद नहीं आता और वो मेयर और उसकी वाइफ के रिश्ते को मजबूत करना चाहता है। ओरू का मानना है कि उन्हें बस रयू को भी कपल में जोड़ देना चाहिए ताकि वे हर रात ट्रिपल फन ले सकें। कई उसकी लॉजिक सुनकर हैरान रह जाता है। जोक्स असाइड, ओरू उसे एक और सुझाव देता है। बाद में जब रयू मेयर की वाइफ से बदला लेने के लिए जा रही होती है क्योंकि उसने उसके गोद लिए गए पोते बोहो को चोट पहुंचाई थी, कई उसे रोकता है और उसे अपने चाम से फंसाने लगता है। वे दोनों एक साथ घर जाते हैं और कई 2 दिन तक उसे खुश रखता है। इसके बाद रयू को यंग मैन में इंटरेस्ट आने लगता है और मेयर और उसकी वाइफ फिर से करीब आ जाते हैं। कई दी चेयर हंटर ओरू को यह सब बताता है और खुलासा करता है कि उसे विलेज छोड़ने की परमिशन मिल गई है। साथ ही वो ओरू को चेतावनी देता है कि उसका सर्वेंट यू वास्तव में उसके प्रति लॉयल नहीं है। आज सुबह बोनो ने कई को वो पाउच दिया जिसमें यू का पैसा था जो उसने ब्रिज पर गिरा दिया था। एक सर्वेंट के पास इतनी ज्यादा मनी होना संदेहजनक है, इसलिए वो ओरू को यू के प्रति माइंडफुल रहने के लिए कहता है और फिर विलेज छोड़ देता है। अगले दिन उसकी सफलता के बाद अन्य लोग भी क्वेस्ट्स खोजने लगते हैं ताकि विलेज छोड़ सकें, लेकिन ओरू निष्क्रिय रहता है। एक रात यू उसे बताने आता है कि उसने सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर ली है जो उसने मांगी थी और उसका मिशन भी जल्द ही पूरा होने वाला है। ओरू उसे बताता है कि वो अब नेक्स्ट स्टेप के लिए स्वतंत्र है, लेकिन ओशु कहता है कि वह अपने मास्टर को पीछे नहीं छोड़ सकता। ओरू उसे समझाता है कि इन बातों पर ज्यादा मत सोचो क्योंकि टेस्ट पास करने के बाद उसने कल्टिवेटर बनने की अपनी जर्नी शुरू कर दी है जिसे उसे अकेले ही जारी रखना होगा। लो झुककर उसे धन्यवाद देता है, लेकिन चेहरे पर मलिशियस ग्रिन लिए हुए। बदले में ओरू उसे मनी से भरी पाउच फेंकता है और वो झपटकर उसे लेकर भाग जाता है, विलेज में उथल पुथल मचाते हुए। ओरू हमेशा जानता था कि यू कभी उसके प्रति लॉयल नहीं था, भले ही उसने उसे 7 साल तक सर्व किया हो। उसे दुख होता है कि यू ने अब उसे छोड़ दिया, लेकिन ये ओसु का लॉस है, न कि उसका। वो एक बोर्ड के ऊपर से कपड़ा हटाता है जिसके पीछे उसने एक परफेक्ट प्लान तैयार किया है ताकि वो विलेज की सभी क्वेस्ट्स को क्लियर कर सके और नेक्स्ट लेवल तक जा सके, एक लेजेंड की तरह। जल्द ही कई अन्य पार्टिसिपेंट्स अपनी क्वेस्ट्स पूरी कर लेते हैं और विलेज छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ लोग बुरी तरह असफल हो जाते हैं, जिसमें ब्रेनडेड ट्रियो भी शामिल है। उनके लीडर ने ओरू से मदद की भीख मांगी क्योंकि उसे पता था कि उसने दूसरों की मदद की थी, लेकिन ओरू उसे साफ मना कर देता है और कहता है कि उसके पास ऐसे नेमलेस कैरेक्टर्स के लिए समय नहीं है। इसके साथ ही ओरू विलेज से सबसे अधिक पॉइंट्स प्राप्त करने की अपनी महान योजना शुरू करता है। वो एक साधारण सी दिखने वाली लेडी एंको के लिए पानी लेकर जाता है। बाकी लोग क्यूरियस होते हैं क्योंकि एंको के पास बाकी विलेजर्स की तरह कोई क्वेस्ट नहीं होती, इसलिए वे उसका पीछा करते हैं। एंको उसे लंच देती है और फिर अपने बेटे के लिए एक पार्सल डिलीवर करने के लिए कहती है, जो कि स्कूल टीचर है। ओरू पार्सल डिलीवर करता है और यहां तक कि उस कविता को भी पूरा करता है जिसे टीचर समझ नहीं पा रहा था। इनाम के रूप में वह उससे उसका स्टिंकी टॉवल मांगता है और उसे विलेज की ड्रैग क्वीन को देता है जिसे टीचर पर क्रश होता है। बदले में ड्रैग क्वीन उसे हैंडमेड स्टीम्ड मीट का एक पॉट देती है जिसे ओरू किसी जरूरतमंद को दे देता है। वो इसी तरह करता रहता है और केवल एक ही दिन में विलेज के 120 विलेजर्स की सभी जरूरतें पूरी कर देता है। ब्रेनडेड ट्रियो ये सोचकर हैरान हो जाता है कि वो इससे क्या हासिल करेगा, क्योंकि विलेजर्स से अच्छे संबंध रखने का एकमात्र कारण क्वेस्ट्स प्राप्त करना है और ज्यादातर लोगों ने पहले ही अपनी क्वेस्ट्स किसी को असाइन कर दी है। ओरू वहां आता है और उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वे स्टूपिड है क्योंकि उनके परिवार में इनब्रीडिंग हो रही है। ट्रियो उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी निंजा आकर उन्हें फिर से हरा देती है। ओरू ने यह सब जानबूझकर किया था क्योंकि निंजा विलेज की 121वीं विलेजर है और उसने अभी तक अपनी क्वेस्ट किसी को नहीं दी थी। वो निंजा से एक मिशन मांगता है, लेकिन वो कहती है कि यह पर्याप्त नहीं है और गायब हो जाती है। ओरू समझ जाता है कि वो उसकी विलेजर्स के साथ क्लोजनेस की बात कर रही थी, इसलिए वो सभी विलेजर्स को खुश करने की पूरी कोशिश करता है।
जब उसे लगता है कि वे पूरी तरह से संतुष्ट हो गए हैं, तो वो फिर से ब्रेनडेड ट्रियो से लड़ाई करने जाता है। वे पहले तो अपनी रेज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब ओरू उनकी मां को हो कहता है तो वे तुरंत हमला कर देते हैं, जिससे निंजा को फिर से आना पड़ता है। निंजा खुश नहीं होती कि ओरू उसे अपनी बॉडीगार्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए वो उसे अपना मिशन देती है। लेकिन वो केवल वही मनी चाहती है जो इस माउंटेन में यूज हुई हो। ओरू कंफ्यूज होता है क्योंकि विलेज में मनी नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन फिर उसे वो कॉइन याद आता है जो रे ने उसे दिया था। हालांकि वो निंजा को वो कॉइन देने से मना कर देता है और कहता है कि ये उसकी डेड वाइफ की मोमेंटो है, जिससे वो डिस्गस्टेड हो जाती है। बाद में ओरू विलेज के मेयर के पास जाता है और उसे मनी और कैपिटलाइजेशन के बेनिफिट्स के बारे में बताता है। वो उसे आश्वासन देता है कि अगर वे मनी का उपयोग करना शुरू कर दें तो वो उनके विलेज को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसा बना देगा। हालांकि विलेज चीफ किसी भी कारण से विलेज की ट्रेडिशन को बदलने से इनकार कर देता है और वहां से भाग जाता है। इस बीच असली निंजा, जो कि रुपया है, एक मैजिक पूल से ये सब देख रही होती है ओबू के साथ, जो कि अनहिंज्ड और केयरफ्री सेक्ट एल्डर है और जिसने ये टेस्ट डिजाइन किया था। ओबू को लगता है कि ओरू उसकी परफेक्टली क्राफ्टेड टेस्ट में एक ग्लिच है और वो खुश नहीं होती कि रुपया ने उसकी मदद करने का फैसला किया, भले ही वे फ्रेंड्स हों। रुपया उसे बताती है कि वो ओरू की एहसानमंद है, इसलिए उसे उसकी मदद करनी ही थी। वो ओबू को अधिक मैच्योर एल्डर की तरह बर्ताव करने की सलाह देती है, लेकिन ओबू एक टैंट्रम फेंक देती है कि उसे अच्छी तरह से व्यवहार करने के लिए कोई सैलरी नहीं मिलती। तभी सेक्ट लीडर वहां आ जाता है और ओबू की हरकतों से नाराज होकर उसे आइसोलेशन में ट्रेनिंग के लिए भेज देता है। इसी बीच ओरू फिर से उन लड़कों से झगड़ा करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन रुपया वहां आकर उसे उठा ले जाती है। दूर जाने से पहले वह उससे पूछती है कि वो क्या चाहता है, और वो कहता है कि वो गांव में अकेली है जो मनी के बारे में जानती है। वो अपने पास रखे एक कॉइन को नहीं देना चाहता, इसलिए वो उससे कहता है कि उसे कुछ मनी उधार दे ताकि वो उसे दे सके और उसका क्वेस्ट पूरा कर सके। रिया उसे बताती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती और उसे बदले में इस पहाड़ पर वैल्यूड किसी चीज को देना होगा, और वो फैसला करता है कि वो उसे की दे देगा जो उसे कॉइन के साथ मिली थी, क्योंकि उसे पता है कि वो उसके किसी काम की नहीं है, लेकिन निंजा के लिए ये बहुत कीमती है। वो उसका ऑफरिंग स्वीकार करती है और बताती है कि उसने टेस्ट पास कर लिया है। इसके साथ वो उसे एग्जिट तक ले जाती है और ओरू एक केव में चला जाता है। जैसे ही वो गायब होती है, आराई उसे जाते हुए देखती है और ओबियू उससे पूछता है कि किस लिए थी। वो उसे बताती है कि ये उस सेफ के लिए थी जिसमें उसने महंगे रेडिशेस बेचकर जमा किया हुआ सारा मनी रखा था। ओबियू ये सुनकर शॉक्ड रह जाता है क्योंकि आरवाई ने ओरू को इतनी वैल्यूबल चीज दे दी, लेकिन वो दावा करती है कि उसने हमेशा बिलीव किया था कि वो सही डिसीजन लेगा। इसी बीच ओरू एक ट्रेजर बॉक्स के पास पहुंचता है जो केव के अंदर गहराई में स्थित है। एक मैजिक बोर्ड उसे स्कैन करता है और फिर उसकी इंफॉर्मेशन दिखाता है। ट्रेजर बॉक्स खुलता है और उसे उसके परफॉर्मेंस के आधार पर रिवॉर्ड देता है। इसी दौरान ओबियू एक और सेक्ट एल्डर से रिवॉर्ड सिस्टम के बारे में बात कर रही है। वो बताती है कि यह सिस्टम इस तरह से डिजाइन किया गया है कि प्रतिभागी गोल तक पहुंच सकें और सेक्ट में एडमिट हो सकें। वो दावा करता है कि यह बेकार है क्योंकि बेस्ट प्रतिभागी को सेक्ट में एंट्री मिल ही जाएगी, भले ही वो गोल तक न पहुंच पाए। इसी बीच एक और एल्डर वहां आता है और पार्टिसिपेंट्स की प्रोग्रेस चेक करता है। वो ओबियू से उनके पोटेंशियल के बारे में पूछता है। वो उसे कई के बारे में बताती है, जो पहला व्यक्ति था जिसने विलेज को एग्जिट किया था। हालांकि उसकी पोटेंशियल सिर्फ अबाव एवरेज थी। वो अभी टेस्ट के तीसरे फेज में अटका हुआ है, जहां उसे एक स्नोई वैली पार करनी है, जहां हमेशा भयंकर स्नोस्टॉर्म्स चलते रहते हैं। कई इस वैली में आधे महीने से है और अपने रिवॉर्ड का उपयोग करके एक जायंट मैमथ से लड़ने की कोशिश करता है। मैमथ 3 लेवल्स नीचे गिरने के बावजूद बहुत स्ट्रांग है और जैसे ही कई उससे लड़ने की कोशिश करता है, उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है। वो एक क्लिफ के किनारे फिसल जाता है, लेकिन अपनी स्वॉर्ड को क्लिफ में धंसाकर अपनी जान बचा लेता है। जैसे ही वो नीचे पहुंचता है, उसे यू वहां मिलता है, जो पूछता है कि क्या वह इस फ्लोर को अकेले क्लियर करने की कोशिश कर रहा है। कई उस पर ट्रस्ट नहीं करता,
लेकिन यू एक्ट करता है जैसे कुछ गलत नहीं है। यू कई से कहता है कि उन्हें साथ में मिलकर मैमथ को हराना चाहिए, और उसके टीम में पहले से ही बहुत से लोग हैं। वे बिलीव करते हैं कि अपनी शक्ति को मिलाकर वे मॉन्स्टर को हरा सकते हैं। लेकिन जैसे ही वे सही मौके का इंतजार कर रहे होते हैं, मैमथ आकार में बढ़ने लगता है। ओमू ने टेस्ट की डिफिकल्टी इस तरह से ट्वीक कर दी थी कि जितने ज्यादा लोग लड़ाई में शामिल होंगे, मॉन्स्टर्स उतने ही स्ट्रांग होंगे। सहसा ओरू वहां पहुंच जाता है और हर कोई शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि उसे उनसे 2 हफ्ते पीछे होना चाहिए था। ये पता चलता है कि उसे मल्टीपल रिवॉर्ड्स मिले थे। पहला रिवॉर्ड क्लाउड स्टेपिंग शूज था, जिससे उसने सिर्फ 3 कदमों में इतनी दूरी तय कर ली, लेकिन अब वे खत्म हो चुके हैं। अगला आइटम मिस्टिक फ्रोस्ट स्वॉर्ड था, जिसे देखकर ओबियो भी शॉक रह जाती है। वो महसूस करती है कि ओरू को इतनी रेयर रिवॉर्ड मिली होगी क्योंकि उसने एब्सर्ड अमाउंट ऑफ पॉइंट स्कोर किए होंगे। हालांकि बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के कोई भी क्लाउड स्टेपिंग शूज या फ्रोस्ट स्वॉर्ड को यूज नहीं कर सकता, और वो सोचती है कि ओरू ये कैसे कर रहा है। इस बीच ओरू अपनी स्वॉर्ड से एक ब्लिजर्ड तैयार करता है और मैमथ पर हमला करता है, जो उसे आकाश में उछाल देता है। ओरू ग्रेविटी का फायदा उठाकर उसे स्टैब करता है और इम्पैक्ट से मैमथ को तुरंत हरा देता है। जैसे ही मैमथ गिरता है, स्नोई वैली अचानक एक लश ग्रासलैंड में बदल जाती है, जिससे हर कोई स्टन रह जाता है। ओरू भी इस बदलाव से कंफ्यूज्ड है। अचानक उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है और वो रिमार्क करता है कि ये शायद एक वन यूज आइटम था। वो बिलीव करता है कि एग्जामिनर जिसने उसे ये यूज करने दिया, वो काफी अनहिंज्ड व्यक्ति रहा होगा। जैसे ही वो ये कहता है, ओमू उसके सामने चमकते हुए प्रकट होती है। वो नीचे उतरते ही धीरे से उसका फेस छूती है और अगले ही पल वो क्राइंग करने लगती है कि उसकी स्वॉर्ड टूट गई। वो ओरू को लेक्चर देने लगती है कि उसने इतनी जोरदार पावर यूज की कि उसके द्वारा डिजाइन किए गए सभी अपकमिंग ट्रायल्स डिस्ट्रॉय हो गए। अब उसे यहां मौजूद सभी लोगों को पास करना पड़ेगा। ओरू ये जानकर अस्टॉनिश्ड रह जाता है कि उसने ये टेस्ट डिजाइन किया था। फिर ओबियो उसे छूना शुरू कर देती है और उसे एक स्पेशल आइटम गोल्डन सील मिलता है, जो सेक्ट लीडर का होता है। वो रियलाइज करती है कि ओरू इन रेयर आइटम्स को गोल्डन सील की वजह से यूज कर पा रहा था, और वो डिसाइड करती है कि वो उसे स्टील करेगी, क्योंकि उसके पास इनका इस्तेमाल करने का वो एक्सेस प्राप्त कर सकती थी सीक्रेट ट्रेजरी तक। लेकिन गोल्डन सील अचानक उड़ने लगता है और यू उसके पीछे भागती है जब तक कि उसे सेक्ट लीडर अपने सामने नहीं मिल जाता। वो क्यूट बनने का नाटक करती है और उससे अनुरोध करती है कि उसे वो आइटम दे दे जिसकी वो तलाश कर रही थी। लेकिन वो बहुत गुस्से में है क्योंकि मिस्टिक फ्रोस्ट स्वॉर्ड उसके कारण टूट गई है। इसकी भरपाई करने के लिए वो निर्णय लेता है कि वो उसके वेतन से 20 साल की कटौती करेगा। ओबियो रोते उड़ उड़ जाती है। इसके बाद लीडर सभी एल्डर्स की मीटिंग बुलाता है ताकि ये तय किया जा सके कि छात्रों का क्या किया जाए। वे मानते हैं कि 15 छात्र संभालना मुश्किल होगा क्योंकि उनके पास इसके लिए बजट नहीं है। लीडर फैसला करता है कि वे एक और टेस्ट आयोजित करेंगे और इस बार एल्डर्स सीधे पार्टिसिपेंट्स का मूल्यांकन करेंगे। सभी इस निर्णय से सहमत होते हैं और वे सभी पार्टिसिपेंट्स को मिस्टिक क्लाउड हॉल बुलाते हैं। 2 वरिष्ठ छात्र अतिरिक्त टेस्ट के निर्देश देते हैं। पार्टिसिपेंट्स को एक एक करके एल्डर्स के सामने लाया जाएगा और सावधानी पूर्वक मूल्यांकन के बाद केवल 3 को सेक्ट में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। स्वर्ण पहल करने का निर्णय लेता है और कमरे में खड़ा हो जाता है, जहां फर्श पर बने मैजिक सर्कल से उसकी क्षमता और संभावनाओं को मापा जाता है। एल्डर्स प्रभावित होते हैं और फिर वे अगले पार्टिसिपेंट्स को बुलाते हैं ताकि उन्हें एक एक करके परखा जा सके। ओरू आखिरी होता है और जब वो मैजिक सर्कल पर कदम रखता है तो उसकी क्षमता बाकी सभी से कहीं अधिक होती है। सभी एल्डर्स चकित रह जाते हैं और मानते हैं कि वो सेलेस्टियल स्पिरिट बेस के साथ पैदा हुआ था, जिसे इसके धारक को लेजेंडरी पावर्स देने के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही एल्डर्स सोचने लगते हैं कि किन 3 छात्रों का चयन किया जाए। 3 विजेता निकलते हैं, सशिन, बोनो और यू, जिससे सभी स्तब्ध रह जाते हैं। कोई विश्वास नहीं कर सकता कि ओरू का चयन नहीं हुआ। जब सभी वापस जाते हैं तो ओरू वहीं रुककर
एल्डर्स को अपनी असफलता के लिए कोसता है। सशिन उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करता है और उसे अपने देश में शामिल होने का प्रस्ताव देता है, लेकिन ओरू इसे स्पष्ट रूप से नकार देता है और उसे अत्यधिक अहंकारी होने के लिए अपमानित करता है। वो कई के साथ कमरे से बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी वो लड़की जिसने परिणाम घोषित किए थे उन्हें रोकती है और असली कारण बताती है कि वे असफल क्यों हुए। वो पहले कई से कहती है कि उसकी क्षमता बहुत अच्छी है, लेकिन रेकन सेक्ट की तकनीकें उसके लिए उपयुक्त नहीं होंगी। वो बताती है कि रेकन सेक्ट का लक्ष्य ह्यूमैनिटी से परे जाना और गॉडहुड प्राप्त करना है, लेकिन ये लगभग असंभव है। इसीलिए उन्होंने कई को नहीं चुना, क्योंकि वह इसके लिए और भी कम उपयुक्त था। वो उसे मम्पो सेक्ट के लिए एक रेकमेंडेशन लेटर देती है, ये कहते हुए कि ये उसके लिए अधिक उपयुक्त होगा। फिर वो औरू की ओर मुड़ती है और बताती है कि उसके पास वॉइड स्पिरिट बेस है, जो कि सबसे दुर्लभ और शक्तिशाली सेलेस्टियल स्पिरिट बेस में से एक है। हालांकि कोई भी तकनीक इस स्पिरिट बेस के साथ अच्छी तरह फिट नहीं होती, और यहां तक कि जो लेजेंडरी कल्टिवेटर्स इसे प्राप्त कर चुके थे वे भी गॉडहुड प्राप्त करने में असफल रहे। इसलिए इसका किसी सेक्ट के लिए कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। वो उत्साहित होकर कहती है कि एक एल्डर सोच रहा था कि ओरू उनकी लकी चार्म हो सकता है, क्योंकि उसका स्पिरिट बेस विशेष है। ओरू तुरंत इस मौके को पकड़ लेता है। एल्डर कहती है कि वो सिर्फ मजाक कर रही थी, लेकिन ओरू उसे पीछे हटने नहीं देता। अचानक ओबियू बोल पड़ती है कि वे अपने संसाधनों को ऐसे व्यक्ति पर बर्बाद नहीं कर सकते जो यहां पढ़ने भी नहीं जा रहा है। ओरू कहता है कि वो उन्हें एक फी देगा। वो कौन निकालता है जो आरवाई ने उसे दिया था और उसे हवा में उछालता है। सभी अचंभित रह जाते हैं, क्योंकि वह कौन लाखों की कीमत का होता है, और वे सोचने लगते हैं कि ओरू को ये कैसे मिला। ओमू को आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि वह जानती है कि रुपया ने ये ओरू को दिया था। एक से लीडर उसे खींच कर ले जाता है और पूरी कहानी जान लेता है कि ओरू ने रुपया की मदद कैसे की थी, और उसने बदले में उसे वो कौन दिया जो उसने रैडिश बी में जीता था। जब वो इसके बारे में लगातार शिकायत कर रहा होता है, तो गांव का चीफ कहता है कि आरवाई ने किसी और की मदद क्यों की, जबकि वो ओएसयू नाम के व्यक्ति में अधिक रुचि रखती थी, जो वीआईपी रूम में था। यू ये सुनकर घबरा जाती है और उसे डांटती है कि वो रुपया के प्रति इतना जुनूनी है कि वह और कुछ ध्यान नहीं देता। वो उसकी आंखों में भी नहीं देख पाता और हॉल में वापस चला जाता है। वहां वो औरू को बताता है कि जो कॉन उसने अभी अभी इस्तेमाल किया था वो मास्टर शाह द्वारा बनाया गया था, जो कि रेकन सेक्ट का संस्थापक था। इस कॉन के मालिक को कोई भी इच्छा मांगने की अनुमति होती है, और ओरू घोषणा करता है कि वह रेकन सेक्ट का चीफ बनना चाहता है। लीडर उसे अधिक यथार्थवादी होने के लिए कहता है, और ओरू मांग करता है कि उसे लेगेसी डिसाइपल बनाया जाए, जो कि इनर डिसाइपल से ऊपर की पोजीशन होती है। लीडर एल्डर से पूछता है कि कौन इस लड़के का मेंटोर बनना चाहता है, क्योंकि लेगेसी डिसाइपल को सीधे एक एल्डर द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। सभी एल्डर्स अलग अलग कारण बताते हैं कि वे लेगेसी डिसाइपल नहीं ले सकते। इसलिए चीफ निर्णय लेता है कि औरू को ओबियू के जिम्मे सौंप दिया जाए, क्योंकि उसके पास न कोई डिसाइपल्स हैं और न कोई जिम्मेदारियां। इसके बाद सशिन और ब्यूओनो को इनर डिसाइपल्स बनाया जाता है। कई मानोस सेक्ट के लिए रेकमेंडेशन लेटर लेकर निकल जाता है और बाकी सभी अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। छोटे रिक्रूटर से शहर में सेक्स के साथ एक ट्रायल शुरू हुआ। इस बीच औरू के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। जल्द ही ओबियू उसके पीछे उतरती है और कहती है कि अब वो उसकी मास्टर बनने वाली है। वो शर्मीली होकर कहती है कि ये उसका फर्स्ट टाइम है, इसलिए उसे जेंटल होना चाहिए। और वो सोचता है कि वो परवर्ट्स की क्वीन है, लेकिन फिर वो उदास हो जाता है, ये सोचकर कि उसकी कल्टिवेशन उसके रेयर स्पिरिट बेस के साथ अच्छी तरह से होगी या नहीं। ओबियू उसे बताती है कि उसे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसे एक मास्टर कल्टिवेटर बनाने के लिए हार नहीं मानेगी। वे हाथ मिलाते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। फिर ओबियू औरू को पकड़कर उड़ जाती है
और उसे अपने घर एमोफिक पीक्स ले जाती है। रास्ते में वह ओरू को बताती है कि पूरे रीजन की रेन माउंटेन पर इकट्ठा होती है, जिसमें टोटल 12 पीक्स है। वो दावा करती है कि एमोफिक पीक चौथे स्थान पर है और उसमें उनके लिए पर्याप्त की होनी चाहिए। हालांकि जब वे पीक पर पहुंचते हैं तो ओरू देखता है कि यू पूरी तरह गरीबी में रहती है, क्योंकि उसकी स्पेंडिंग हैबिट्स और डेब्ट्स बहुत ज्यादा है। एमोफिक पीक पर कोई ट्रीज नहीं है, क्योंकि उसने उन्हें टिम्बर के लिए बेच दिया और नए ट्रीज लगाना भूल गई। उसका हाउस भी बहुत छोटा और जर्जर है। ओबियू समझाती है कि वह राइकन सेक्ट के 10 एल्डर्स में 5वें स्थान पर है और उसने एमोफिक कल्टीवेशन स्टाइल विकसित किया है, जिसे वो प्रैक्टिस करती है। ओबियू कहती है कि वो सभी एल्डर्स में लोएस्ट स्टेज पर है, जबकि चीफ सिर्फ 3 लेवल्स दूर है गॉड बनने से। इसके बाद आओ ओरू को आउटर डिसाइपल्स के डाइनिंग हॉल में ले जाती है ताकि उसे सिखा सके कि फ्री में खाना कैसे खाया जाता है। घर लौटने के बाद यू ओरू से कुछ टेस्ट्स लेने को कहती है और उसकी स्मार्टनेस से प्रभावित होती है। बाद में वो उससे पूछती है कि वो कल्टीवेटर क्यों बनना चाहता है। ओरू जवाब देता है कि वो एक गॉड बनना चाहता है। ओबियू कहती है कि ये एक बहुत बड़ा सपना है जिसे लगभग कोई पूरा नहीं कर पाता। ओरू जवाब देता है कि उसका दूसरा गोल लंबी लाइफ जीना है। वो उसे बताती है कि कल्टीवेशन की दुनिया में सबसे पुराना ह्यूमन 3500 साल से अधिक उम्र का है, लेकिन अब वो सिर्फ एक रिसर्च स्पेसिमेन बनकर रह गया है। यू ओरू से कहती है कि चाहे उसका गोल कुछ भी हो, उसे रॉक सॉलिड विल पावर रखनी होगी ताकि वो सर्वाइव कर सके और प्रोग्रेस कर सके, चाहे चीजें कितनी भी मुश्किल क्यों न हो जाएं। क्योंकि अगर वो मर जाता है तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ओरू का ट्रेनिंग इस लेसन से शुरू होता है और देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं। एक सुबह जब वो अपनी यूजुअल वर्कआउट के बाद घर लौटता है तो उसे ओबियो ड्रिंक करने के बाद बेहोश मिली। वो अपने वेल डिफाइंड मसल्स को रिलैक्स करने के लिए एक लंबा मेडिसिनल बाथ लेता है और फिर टेलीपोर्टेशन सर्कल का यूज करके बाकी डिसाइपल्स के साथ क्लासेस अटेंड करने जाता है। क्लास में ज्यादातर परवर्टेड आउटर डिसाइपल्स होते हैं जो बस इसीलिए यूजलेस हिस्ट्री सीखने आए हैं क्योंकि प्रिटी एल्डर केज उन्हें पढ़ा रही होती है। लेकिन आज की लेसन बहुत वैल्यूबल होती है क्योंकि ये डिस्ट्रक्शन एज के बारे में होती है, जिसने कई फेमस कल्टीवेशन मास्टर्स की डेथ्स कर दी थी। डिस्ट्रक्शन एज 6000 साल पहले शुरू हुई थी और पूरे कॉन्टिनेंट के डिवाइन की अचानक घटने लगी। 200 साल बाद ये पूरी तरह वैनिश हो गई। नतीजतन कई हाई लेवल कल्टीवेटर्स अपने डिवाइन की को खोकर पागल हो गए और कुछ हाई लेवल टेक्निक्स भी खो गई। क्लास खत्म होने के बाद सभी डिसाइपल्स डाइनिंग हॉल्स की तरफ जाते हैं, यहां तक कि इनर डिसाइपल्स भी आउटर डिसाइपल्स के डाइनिंग हॉल में आते हैं। इसकी सिंपल वजह यह है कि इनर डिसाइपल्स के डाइनिंग हॉल का नया शेफ अजीब तरह के फूड आइटम्स बनाता है जो क्लेम करता है कि यह स्टूडेंट्स की मदद करेगा, लेकिन कोई भी इसे सहन नहीं कर पाता। केवल बुहो वहां ठहरता है क्योंकि वो उस शेफ के लिए बहुत सिम करता है। ओरू वहां खाना नहीं खाता और फॉरेस्ट की ओर चला जाता है जहां उसे री मिलती है जो कुछ डिलिशियस फूड लेकर आई होती है। जैसे ही वो खाता है, री उससे उसके प्रोग्रेस के बारे में पूछती है। ओरू कहता है कि वो ठीक है और उससे पूछता है कि जब वो यहाँ है तो उसका इन कौन चला रहा है। रुपया खुलासा करती है कि उसने ब्रेन डेड ट्रियो को हायर किया है और उन्हें ट्रेन किया है ताकि वे उसके लिए काम कर सकें। फिर वो ओरू से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है जिससे वो अपने फूड पर चोक कर जाता है और कहता है कि कई सिर्फ उसका फ्रेंड है जो हर महीने उसे एक लेटर लिखता है। वो मानो सेक्ट में अच्छा कर रहा है और पहले ही गैदरिंग के 7वें लेवल तक पहुंच चुका है। रुपया कहती है कि कई उनकी इनर डिसाइपल्स से भी आगे है जो मुश्किल से की गैदर कर पाए हैं। हालांकि औरों की हालत इससे भी खराब है क्योंकि वो सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइजेस कर सकता है और की को गैदर नहीं कर पा रहा। औरू कहता है कि उसे अभी एक स्टर्डी फाउंडेशन बनाने की जरूरत है, लेकिन उसे भरोसा है कि वो 10 साल में स्ट्रांग बन जाएगा। रुपया फैसला करती है कि वो उसे ट्रेन करेगी क्योंकि उसके पास फ्री टाइम है और फिर ये सुनकर ओरू घुटनों के बल बैठकर धन्यवाद देता है
फिर वे सबसे पहले एक ऐसी जगह जाते हैं जहां ऑटम पूरे साल रहता है। वहां री औरू को ड्रैगन्स सबड्यूइंग पाम तकनीक दिखाती है और एक पेड़ को 2 हिस्सों में बांट देती है। वो शिकायत करता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास की नहीं है, और री तय करती है कि उसे भी ये सिखाएगी। वो उससे कहती है कि उसकी गतिविधियों की जितना हो सके सही कॉपी करे और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करे, जिससे वो अपने आसपास की दुनिया को महसूस कर सके। और वो उसकी गतिविधियों की इमिटेशन करता है और जल्द ही अपने आसपास की को महसूस करने लगता है। वो अपने शरीर के अंदर की के प्रवाह को महसूस कर सकता है और जल्द ही वो तकनीक सीख जाता है जो री ने उसे दिखाई थी। वो उसे रोज 2 बार इसका अभ्यास करने के लिए कहती है ताकि वो सशिन और बाकी लोगों के बराबर आ सके। और ये सीखने के बाद घर लौटता है और एग्जॉशन के कारण सो जाता है। जब वो जागता है तो पाता है कि ओबियो उससे चिपकी हुई है क्योंकि उसने नशे में उसके बिस्तर में घुसने की कोशिश की थी। ओरू फ्लस्टर्ड हो जाता है और उसे दूर धकेल देता है। फिर सुबह के अभ्यास के लिए तैयार होने लगता है। जब ओबियो को पता चलता है कि ओरू ने किसी और से मार्शल आर्ट्स सीखा है तो वो गुस्से से भर जाती है। वो ओरू को डांटती है कि उसने किसी और से सीखा जबकि उसके पास दुनिया का सबसे अच्छा मास्टर मौजूद है। ओरू बस प्लीज कहकर वहां से निकलने लगता है। ओबियो उसे आदेश देती है कि वो अपने नए गुरु को उसके पास लेकर आए क्योंकि वो उन्हें चैलेंज करना चाहती है। वो ओरू से वादा करती है कि अगर नया मास्टर जीतता है तो वो उसकी हर बात मानेगी। ओरू ये सब री को बताता है, लेकिन वो उसकी बेट में शामिल होने की कोई इच्छा नहीं रखती। ओरू उसे बताता है कि ओबियो केवल बेसिक मार्शल आर्ट्स ही इस्तेमाल करेगी, लेकिन री को भरोसा है कि वो बिना मार्शल आर्ट्स का उपयोग किए भी आम लोगों को हरा सकती है। हालांकि ओरू ये भी कहता है कि ओबियो उसके नए गुरु को अगली मसल ब्रेन गोरिल्ला कह रही थी, जिससे री का गुस्सा भड़क जाता है। वो सीधे एमोफिक पीक की ओर बढ़ती है और वहां की सुरक्षा करने वाले भी उसकी मर्डरस इंटेंट देखकर हिल जाते हैं। रे चिल्लाकर ओबियो को बाहर आने के लिए कहती है, जो कि उस समय आफ्टरनून नैप ले रही थी। ओबियो अपनी दोस्त को देखकर खुश होती है, लेकिन फिर रे एक पेड़ की टहनी उसकी ओर फेंकती है और कहती है कि वही ओरू की नई मास्टर है जिसे ओबियो ने अपमानित किया था। रे घोषणा करती है कि वो उसकी चैलेंज स्वीकार करने के लिए आई है और ओबियो भी लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है। वे दोनों एक बैम्बू प्लांटेशन के सामने आमने सामने खड़ी होती है। ओबियो अपने कई को अपनी बैम्बू स्वॉर्ड में प्रवाहित करती है, जबकि रिया नंगे हाथों लड़ने के लिए तैयार होती है। ओबियो उस पर पहला हमला करती है, लेकिन कुछ वारों के बाद रिया विजयी होती है। बाद में ओबियो अपनी हार मान लेती है और कहती है कि रिया अब उसके साथ जो चाहे कर सकती है क्योंकि उसने शर्त हारी है। आरवाई कहती है कि अब ओरू तय करेगा कि उसे क्या करना है। ओरू अनुरोध करता है कि ओबियो उसे सही से कल्टीवेशन सिखाए। ये सुनकर ओबियो नाराज हो जाती है और कहती है कि वो पहले से ही अपना काम अच्छे से कर रही है क्योंकि सेक्ट लीडर ने उसे ढेर सारे पैसे और हैंडसम मैन देने का वादा किया था अगर वो ओरू को अच्छे से ट्रेन करे। वो दावा करती है कि जो मेडिसिनल बाथ्स ओरू रोज लेता है उससे उसे काफी फायदा हुआ है और आर भी इस बात की पुष्टि करती है। वो बताती है कि ओरू का वॉइड स्पिरिट बेस अपने आसपास की की को आसानी से अवशोषित कर सकता है, लेकिन वह इसे रोक नहीं सकता और सारा की बाहर निकल जाता है। इसी वजह से वह उसे एमोफिक बोन टेक्निक सिखाने की योजना बना रही है, जिससे उसकी हड्डियां मजबूत होंगी और वो अपने शरीर में नेचुरल की को बनाए रख सकेगा। ओरू ये सुनकर प्रभावित हो जाता है, लेकिन जब वो पूछता है कि इस तकनीक को सीखने में कितना समय लगेगा तो ओबियो घबरा जाती है और बहाने बनाने लगती है। जब री स्नान के पानी की जांच करती है तो उसे पता चलता है कि ओबियो ने बहुत समय से मेडिसिनल कंपोनेंट्स को फिर से नहीं भरा है क्योंकि वे महंगे हैं। वो जो पैसा ओरू के ट्रेनिंग के लिए पाती थी उसे वो ड्रिंक्स पर खर्च कर रही थी। ये सुनकर ओरू और री दोनों उस पर भड़क जाते हैं। आखिरकार ओबियो मेडिसिनल हर्ब्स को फिर से स्नान में डालती है
और औरू को ये बहुत ही रिफ्रेशिंग और रिजुविनेटिंग लगता है। स्नान से बाहर निकलने के बाद अब ओबियू उसे एमोफस बोन टेक्निक सिखाने के लिए तैयार होती है। वो बताती है कि आमतौर पर लोग सोचते हैं कि जितनी पुरानी टेक्निक होगी उतनी ही बेहतर होगी, लेकिन ये सच नहीं है। वो दावा करती है कि क्योंकि कल्टीवेशन हर व्यक्ति के लिए अलग होता है, इसलिए अपने लिए उपयुक्त तकनीकों को खोजना और बनाना ही सही तरीका है। ओबियू कहती है कि जहां अधिकांश टेक्निक्स समय के साथ नहीं बदलती, वहीं उसकी एमोफिक टेक्निक्स पहले से ही अपने 998वें एड वर्जन में है और इन्हें अनंत बार संशोधित किया जा सकता है। यही कारण है कि वह इसे औरू के वॉइड स्पिरिट बेस के लिए सबसे उपयुक्त तकनीक मानती है। अगले दिन से प्रशिक्षण शुरू होता है। ये औरू के लिए बहुत कठिन है और उसकी पूरी बॉडी ट्रेनिंग के बाद दर्द से कराह रही है। वो उसे बताती है कि इसके परिणाम लगभग 1 महीने बाद दिखने लगेंगे, लेकिन वो पहले से ही औरू के बॉडी में बदलाव देख सकती है। फिर वो उसे बैम्बू शूट की मदद से उठाती है और घर ले जाती है, क्योंकि वह इस कठिन ट्रेनिंग के बाद हिल भी नहीं सकता। जल्द ही वो दिन में अपने पाठ फिर से शुरू करता है और रात में एमोफिक बोन टेक्निक का अभ्यास करता है। 1 महीना बीत जाने के बाद औरू एमोफिक बोन्स के तीसरे चरण तक पहुंच जाता है, लेकिन वो अभी भी कल्टीवेशन सीखने से बहुत दूर है। औरू फिर रुपया से संपर्क करने का फैसला करता है, क्योंकि उसे कुछ मदद की जरूरत होती है। एमोफिक टेक्निक ने उसे कोई लाभ नहीं दिया है, बल्कि वो और भी धीमा हो गया है और उसके बॉडी में की के प्रवाह का एहसास भी खो गया है। और उसे बताती है कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि एमोफिक बोन्स एक उच्च स्तर की टेक्निक है, जिसने शायद मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग के प्रभावों को अधिलेखित कर दिया है। औरू इस बारे में बहुत सोचता है और फिर अनुरोध करता है कि रुपया उसे ऐसी मार्शल आर्ट सिखाएं जो अधिलेखित न हो। वो सहमत होती है और उसे एक ऐसी टेक्निक सिखाने का निर्णय लेती है जो उसकी एजिलिटी और बैलेंस में सुधार करेगी। वो उसे जंगल में ले जाती है और वहां पेड़ों और नदियों के ऊपर दौड़ने और कूदने लगती है। अपनी बेहतरीन फिजिकल एबिलिटीज के कारण औरू इसे जल्दी सीख जाता है। धन्यवाद के रूप में वो पहाड़ों से कुछ औषधीय जड़ी बूटियां चुनकर आर के दरवाजे पर रख देता है। वो अपने प्रशिक्षण को एक नए स्पारिंग पार्टनर के साथ जारी रखता है, जो एक पहाड़ी भालू है। वो नए शेफ द्वारा बनाए गए अजीब व्यंजन भी उसे खुश करने के लिए खिलाता है। भालू के साथ लड़ने और टैग खेलने के बाद औरू घर लौटता है, जहां उसे ओबू गहराई से कल्टीवेशन पर एक किताब पढ़ते हुए मिलता है। इसके बाद यू औरू को बताती है कि वो पहले ही एमोफिक बोन टेक्निक के 7वें चरण तक पहुंच चुका है और अब उसे अगले स्तर तक पहुंचने के लिए एक विशेष पौधे सैंग्विन बेरी की आवश्यकता होगी। वो उसे चेतावनी देती है कि ये बेरी पाना आसान नहीं है। ये केवल एज़्योर क्लाउड पीक पर पाई जाती है, लेकिन सौभाग्य से निचले स्तर के शिष्यों को वहां जाने का जल्द ही एक मौका मिलने वाला है। ये मौका एज़्योर पीक ट्रायल है, जो 1 हफ्ते में आयोजित किया जाएगा। औरू एक छात्र के पास जाता है और उसकी टीम में शामिल होने की बात करता है। वो छात्र सोचता है कि औरू उसकी टीम में शामिल होने की योग्यता भी नहीं रखता, लेकिन औरू जोर देता है और वादा करता है कि वह मदद करेगा। लड़का एक और एल्डर के पास जाता है और पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए। एल्डर कहता है कि औरू को अपनी टीम के साथ ले जाएं, लेकिन उस पर अधिक ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसी बीच औरू रिया के पास कुछ अतिरिक्त पाठों के लिए जाता है। वो उसे एक स्वॉर्ड देती है और इसे चलाने की कला सिखाने का फैसला करती है। ट्रायल के दिन समूह का नेता खुद को गाकू के रूप में परिचित कराता है और एक लड़की काकू उसकी सहनेता होती है। सशिन और बुहो भी वहां होते हैं। साथ ही एक जुड़वा जोड़ा भी होता है। यहां तक कि ओशु भी वहां होता है, जो हमेशा की तरह जेंडर न्यूट्रल दिखता है और अपनी वर्दी को एक अलग रंग में रंग चुका होता है ताकि अद्वितीय लगे। औरू सबसे आखिरी में वहां पहुंचता है और फिर भी सबके सामने खड़े होने का रवैया रखता है। गाकू सबको टेलीपोर्टेशन सर्कल के जरिए अंदर ले जाता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि यू ने अपने प्रशिक्षित गॉब्लिन मंकीज को उनके पीछे भेज दिया है। गंतव्य पर पहुंचने के बाद
गाकू बताता है कि ट्रायल 5 दिनों तक चलेगा। उनका लक्ष्य घाटी के दूसरी तरफ है और रास्ते में सभी को औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करने की अनुमति है। वो तुरंत जंगल में दौड़ना शुरू कर देता है, जिससे सभी निम्न स्तर के छात्र थक जाते हैं। लेकिन ओरू आसानी से गाकू के साथ कदम मिलाकर चलता है। बाकी सबको संघर्ष करता देख गाकू एक ब्रेक लेने का फैसला करता है, लेकिन फिर कहता है कि उन्हें गति बढ़ानी होगी। उसका प्लान है कि वे 3 दिनों में अपने गंतव्य पर पहुंच जाएं, ताकि सभी के पास 2 दिन तक जड़ी बूटियां इकट्ठा करने का समय रहे। ये सुनकर सभी में नया जोश आ जाता है और वे तेजी से दौड़ने लगते हैं। इस बार सभी शिकायत किए बिना गाकू का पीछा करते हैं, लेकिन ओरू अकेला ऐसा होता है जो अब भी थका नहीं होता। जब कुछ छात्र गिरने लगते हैं तो गाकू एक और पज लेता है और फिर बोनो उसे याद दिलाता है कि अब लंच टाइम हो चुका है। गाकू बताता है कि यहाँ कई जंगली फल और सब्जियां हैं जिन्हें वे खा सकते हैं। ब्यूनो ज्यादा उत्साहित होकर कुछ बहुत ही कड़वे बेरीज खा लेता है। इससे पहले कि गाकू अपना लेक्चर पूरा करे, वो बताता है कि यहाँ बहुत से पौधे हैं जिनके बारे में बोर्ड कक्षा में पढ़ाया जाता है। फिर वो सभी से उनके क्लास ग्रेड्स पूछता है, जबकि बाकी सब अभी शुरुआती स्तर पर हैं। सशिन ने इंटरमीडिएट बोधने में ग्रेड हासिल किया है, जिससे गाकू प्रभावित होता है। हालांकि ओरू ने एडवांस्ड बोधने में ग्रेड हासिल किया है और पहले ही सभी के लिए स्वादिष्ट फल और बेरीज इकट्ठा कर लिए हैं। गाकू को यह विश्वास नहीं होता, लेकिन ओरू गर्व से कहता है कि उसने 5 अन्य प्रोफेशनल कोर्सेज भी लिए हैं और जल्द ही उन सभी में ग्रेड प्राप्त कर लेगा। सभी उसे जीनियस कहकर सराहना करने लगते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि ओरू ने ये सब केवल स्टडी करके ही हासिल किया है। पिछले कुछ ईयर्स में क्योंकि ओबियो ने उसे कुछ नहीं सिखाया, सब लोग खाना खाने लगते हैं और यू बहुत सारा फूड लेकर बुशेस में फेंक देता है, उन मंकीज को खिलाने के लिए जिन्हें वह साथ लाया था। एक हो कहता है कि जब तक वो कुछ मीट नहीं खाएगा वो सैटिस्फाइड नहीं होगा, इसलिए ओरू डिसाइड करता है कि वो कुछ मॉन्स्टर्स का हंट करेगा। गाकू तुरंत उसे रोकता है, ये कहते हुए कि यहाँ के मॉन्स्टर्स लेवल 2 के हैं, लेकिन उसके वर्ड्स ओरू पर कोई असर नहीं डालते। वो पूछता है कि क्या लेवल 2 मॉन्स्टर्स सच में स्ट्रांग हैं, और गाकू डर जाता है। फिर बताता है कि वे उतने ही स्ट्रांग हैं जितने कल्टिवेटर्स जो कई गैदरिंग स्टेज तक पहुंच चुके हैं। वो कहता है कि अगर लेवल 2 मॉन्स्टर्स का ग्रुप उन पर अटैक करता है तो उन्हें भागना पड़ेगा, चाहे उनकी संख्या कितनी भी हो। अचानक काकू को पास में एक मॉन्स्टर की प्रेजेंस महसूस होती है और सभी अपने वेपन्स निकालकर लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ओरू आराम से आगे बढ़ता है और सबको बताता है कि वह उनकी रक्षा करेगा। वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और फिर अचानक एक जाइंट फॉक्स बुशेस से बाहर कूदता है। फेरोशियस दिखने वाला जाइंट फॉक्स ओरू पर अटैक करता है, लेकिन ओरू अपनी स्वॉर्ड से उसे परे हटा देता है। खैर, ये जाइंट केवल ओरू की मेक बिलीव दुनिया में है। जो मॉन्स्टर बुशेस से बाहर आया था वो वास्तव में ल्यूनर फॉक्स था, एक लेवल 1 मॉन्स्टर जो ह्यूमंस के साथ खेलना पसंद करता है। गाकू ओरू को उस छोटे फॉक्स को और ज्यादा परेशान करने से रोकता है और उसे वहां से खींच ले जाता है। वे अपनी जर्नी फिर से शुरू करते हैं और गाकू पीछे मुड़कर देखता है कि सभी ने काफी इंप्रूवमेंट किया है। लेकिन ओरू अब उसके साथ नहीं दौड़ रहा है, बल्कि वो अजीब तरह से बहुत ज्यादा स्वेटिंग कर रहा है। गाकू तुरंत ग्रुप को रोक देता है, ये सोचकर कि भले ही ओरू एक जीनियस है, वो अभी तक की गैदरिंग स्टेज तक नहीं पहुंचा है, इसलिए इतनी दौड़ना उसके लिए बहुत ज्यादा है। लेकिन ये सब ओरू की चाल होती है ताकि वह दूसरों से आगे बढ़ सके। वो गाकू से कहता है कि अगर वो पेस नहीं रख सकता तो उसे उनके आगे दौड़ जाना चाहिए, जबकि वे आराम करें और फिर डेस्टिनेशन पर मिले। गाकू उसे बताता है कि ये एक स्टूपिड आइडिया है। जब वे आपस में बहस कर रहे होते हैं तो यू एक आइडिया सोचता है जिससे उसकी रेप्यूटेशन बढ़ सके। वो अपने मंकीज को ग्रुप पर अटैक करने का कमांड देता है ताकि वह उन्हें डरा सके। मंकीज ओबे करते हैं और बाहर आते हैं
लेकिन जब यू उनके अटैक के लिए तैयार होता है, कुछ स्ट्रेंज होता है। छोटे गॉब्लिन मंकीज के बजाय जाइंट रॉक एप्स वहां आ जाते हैं और गाकू मुश्किल से ओएसयू को उनके अटैक से बचा पाता है। जल्दी ही पूरा ग्रुप इन जाइंट एप्स से घिर जाता है और गाकू डिक्लेयर करता है कि ट्रायल खत्म हो चुका है। वो काकू से कहता है कि वो सभी को सेफ जोन में ले जाए, जबकि वो एप्स को रोकने के लिए पीछे रह जाएगा। वो जमीन पर 2 टैलिस्मान्स लगाता है और 2 अर्थ बेंडिंग सोर्ड्स समन करता है, जिससे वो अपने और एप्स के बीच एक दीवार बना देता है। बाकी सब लोग भाग जाते हैं, लेकिन उन्हें और भी बड़ा मॉन्स्टर मिल जाता है जिसे ल्यूनर हाउल कहा जाता है। काकू पैनिक कर जाता है, लेकिन औरू जो मॉन्स्टर की पावर से अनजान है उसे पोक करने लगता है। मॉन्स्टर जोर से हाउल करता है और इतनी तेज साउंड वेव्स छोड़ता है कि सब उड़ने लगते हैं। काकू बाकी स्टूडेंट्स को एक स्पिरिचुअल बैरियर से बचाता है और सोचता है कि औरू अब गया, लेकिन औरू उस अगली मॉन्स्टर को चुप रहने के लिए कहता है और उसकी खूब पिटाई करता है। सब लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं और जब गाकू दौड़ता हुआ वापस आता है तो वो ल्यूनर हाउल को देखकर खून उगल देता है। स्टोन एप्स उसका पीछा करते हैं और औरू उस मॉन्स्टर से कहता है जिसे उसने हराया था कि वह उनका ध्यान रखे। ल्यूनर हाउल एप्स पर हमला कर देता है और थोड़ी देर बाद दोनों पक्ष थक जाते हैं, जबकि औरू उनकी बॉडीज के ढेर पर गर्व से हंसता है। इसी दौरान काकू गाकू को हील करता है, जो सोचता है कि औरू उन सभी से शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए उसने ल्यूनर हाउल को इतनी आसानी से हरा दिया। गाकू काफी घायल लगता है और वो डिसाइड करता है कि अब वे ट्रायल को खत्म कर सकते हैं। काकू सहमत हो जाती है और वो टैलिस्मान का यूज करके एक एल्डर को बुलाने ही वाली होती है, जब औरू उसका हाथ पकड़ लेता है। वो सबको कॉन्विंस करता है कि वे टैलिस्मान का यूज ओबू को बुलाने के लिए करें, जैसा कि उनके प्लान में था। जब सब उसे रिस्पेक्ट देते हैं तो ओबीयू उन्हें फॉर्मेलिटीज छोड़ने के लिए कहती है। वो गाकू की बहादुरी और दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की तारीफ करती है और गाकू रियलाइजेस करता है कि वो उतनी बुरी नहीं है जितना उसने सुना था। ओबीयू एक प्रॉपर टीचर की तरह एक्ट करती है और सभी को अपनी मैजिक बैम्बू से वापस भेज देती है, जबकि वो औरू के साथ वही रुकती है। वो क्लेम करती है कि इस एरिया में पावरफुल मॉन्स्टर्स की प्रेजेंस ऑड है, इसलिए वो इसके कारण की इन्वेस्टिगेशन करेगी। सभी उसका धन्यवाद करते हैं और अपने होम्स वापस चले जाते हैं, जबकि ओबीयू एक क्लीशे विलन की तरह हंसती है और पूरी वैली के कीमती मेडिसिनल प्लांट्स लूट लेती है। औरू उसकी ग्रीड देखकर क्रिंज करता है और सोचता है कि इस चोरी के परिणामों से वे कैसे निपटेंगे। बाद में ओमू सेक्ट से भाग जाती है इससे पहले कि उसे सजा मिले और एल्डर्स के लिए एक मैसेज छोड़ जाती है, जिसमें वह लिखती है कि वो अपने सिन से गहराई से अशेम्ड महसूस कर रही है और जर्नी पर निकल गई है ताकि अटोन कर सके। एल्डर्स उससे डिसअपॉइंटेड है और सोच रहे हैं कि जब 7th एल्डर वापस आएंगे, जो वास्तव में एजियो क्लाउड पी के इंचार्ज हैं, तो वे उन्हें क्या बताएंगे। वे उसे कांटेक्ट करने और ओबूज एक्शंस के बारे में बताने का फैसला करते हैं। वो सभी से कहता है कि उसे दोष न दे। वो मानता है कि उसने मेडिसिनल प्लांट्स लेने के लिए कोई अच्छा कारण जरूर रहा होगा। दूसरी ओर ओबीयू ने औरू के लिए अपनी एमॉर्फिक बोन टेक्निक से संबंधित कुछ बुक्स और कुछ मेडिसिन छोड़ दी है। वो उन बुक्स का अध्ययन करता है, मेडिसिन का उपयोग करके अपने लेवल को बढ़ाता है और अपनी नॉर्मल रूटीन का पालन करते हुए समय बिताता है। एक दिन जब औरू अपना मेडिसिनल बाथ ले रहा होता है, तब गाकू और अन्य एजियोपीक ट्रायल के लोग उसके घर आते हैं। औरू केवल एक टॉवल में बाहर आता है और गर्ल्स उसके बॉडी को देखकर एम्बेरस्ड हो जाती है। उसके बाद वो पूछता है कि वे यहाँ क्यों आए हैं और गाकू बताता है कि वे उसे पहले सेविंग करने के लिए धन्यवाद देने आए हैं। औरू उनका स्वागत करता है और कहता है कि वे जो भी गिफ्ट्स लाए हैं यहाँ छोड़ दें और वापस घर जाएं, क्योंकि उसका बैक वाटर ठंडा हो रहा है। काकू उसकी एरोगेंस से खुश नहीं है, लेकिन गाकू उसे उनका थैंक यू गिफ्ट देता है और फिर सभी वापस चले जाते हैं।
सिवाय बोहो के, जो पर्सनल लेसन्स लेना चाहता है। वो कहता है कि जो एल्डर उसके इंचार्ज है, वे किसी को पर्सनली टीच नहीं करते और वो टीचर्स की बातें भी ठीक से नहीं समझ पाता। बोहो औरू को बटर अप करता है और उसे स्वॉर्ड्समैनशिप इंस्ट्रक्टर बनने के लिए अग्री करा लेता है। वे ट्रेनिंग अरीना में जाते हैं, जहां बोहो वही स्वॉर्ड स्विंग्स करता है जो उसने क्लास में सीखा था। लेकिन औरू कहता है कि वो केवल अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। वो उसे स्पार करने के लिए कहता है ताकि उसकी असली स्टैंडिंग पता चले। बोहो सीधे औरू पर चार्ज करता है, लेकिन औरू उसे केवल एक हिट में गिरा देता है। वो पूछता है कि हारने का कारण क्या था, और वो जवाब देता है कि उसकी स्वॉर्ड स्टाइल और बॉडी कमजोर है। औरू उसे डांटता है और कहता है कि उसने रेकन सेक्ट की स्वॉर्ड स्टाइल सीखी है और उसका कल्टिवेशन बॉडी उससे उच्च स्तर का है। वो कहता है कि मिस्टर फैटी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो एक पाइल ऑफ गार्बेज है। औरू उसकी इंसल्ट करता है और कहता है कि एल्डर्स को क्रेजी होना चाहिए, जो उसे इनर डिसाइपल के रूप में स्वीकार कर लिया। वो उसके माता पिता की भी इंसल्ट करता है और तभी बोहो गुस्से में आ जाता है। वो रेज में औरू पर हमला करता है और उसे फ्लाइंग कर देता है। बोहो ये देखकर शॉक हो जाता है कि उसने ये कैसे कर दिया, और औरू उससे पूछता है कि क्या उसे पहले समझ नहीं आया कि एक वॉरियर को अपनी असली पावर दिखाने के लिए रेज की जरूरत होती है। दूसरी ओर औरू को एक अमेजिंग बात समझ में आती है। पहले उसका आर्म नम हुआ, लेकिन डैमेज जल्द ही उसके पूरे बॉडी में फैल गया और फिर फेड अवे हो गया। उसे लगता है कि ये एमॉर्फिक बोन टेक्निक की शक्ति है जो ओबियो ने अपनी बुक में बताई थी। उसमें लिखा था कि 8th लेवल तक पहुंचने के लिए उसे एक पावरफुल बोन शैटरिंग हिट लेना होगा, और बोहो का हमला इसके लिए एकदम सही था। फैटी औरू के पास आता है और पूछता है कि उसे कैसे समझ में आया कि उसे रेज की जरूरत थी। औरू कहता है कि क्या उसने क्लास में ध्यान नहीं दिया था जब यह सिखाया गया था। फिर औरू ट्रेनिंग फिर से शुरू करने का फैसला करता है, लेकिन बोहो कहता है कि वो फिर से एंग्री नहीं हो सकता अगर उसे पता हो कि औरू जानबूझकर उसे गुस्सा दिला रहा है। इस बार औरू के पास एक और मेथड होता है। वो बोहो के फेस पर घूंसा मारता है ताकि वो गुस्से में आ जाए। वे इसी तरह ट्रेनिंग जारी रखते हैं और सनसेट के समय बोहो खुशी खुशी अपने रूम में जाता है। उसका फेस स्वोलन होता है और उस पंचेस की वजह से औरू भी हैरान होता है कि उसका फ्रेंड कितना प्रोग्रेस कर गया। बोहो ने डार्क स्टील स्लैश को 20 टाइम्स तक अनलॉक कर दिया। जब औरू ने एक डायरेक्ट ब्लो झेला तो उसे लगा कि उसके बोन्स पिघल जाएंगे, लेकिन उसी डैमेज ने उसे और स्ट्रॉन्गर बना दिया। उस रात औरू सिटी इन जाता है रिया से मिलने, जो क्लोथ्स ऑफ करके स्लीपिंग होती है। जैसे ही उसे विंडो नॉक की आवाज आती है, वो उठती है और औरू को देखकर फ्रीक आउट कर जाती है। वो उसे ब्लू एंड ब्लैक कर देती है पीपिंग करने के लिए। औरू अपोलोजाइजेस करता है और बताता है कि वह यहां क्यों आया। ओबया ने उसे बताया था कि वो अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए इनर ऑब्जर्वेशन टेक्निक का उपयोग कर सकता है, लेकिन उसने अभी तक इसे नहीं सीखा है, इसलिए वो हेल्प मांगने आया है। रिया भी उसकी ग्रोथ को लेकर क्यूरियस होती है, इसलिए वो उसकी मदद करने का फैसला करती है। वे बैठते हैं और हैंड्स टच करते हैं। फिर रिया कुछ कई को और उस बॉडी में भेजती है। वो उससे कहती है कि उसे सर्कुलेट करे और बताएं कि वो क्या सेंस कर सकता है। औरू कहता है कि उसे एक ऑफुल एहसास हो रहा है। बहुत सारे पाद्स जो कि बहुत दूर तक फैले हुए हैं। आरआई उसे बताता है कि वे पाद्स उसके मरीडियन लाइंस हैं जो उसकी बॉडी में की को सर्कुलेट करते हैं, और उसने उन्हें केवल पिछले 2 इयर्स में डेवलप किया है थैंक्स टू मेडिसिनल बाथ्स। औरू जल्द ही इनर ऑब्जर्वेंस का उपयोग करते करते थक जाता है और रिया उसे बताती है कि ये एक कठिन टेक्निक है। जल्द ही एक मंथ बीत जाता है और औरू लगातार बोहो के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। फैटी मफत अब अपने स्ट्रेंथ को कंट्रोल करने में प्रोफिशिएंट हो गया है और औरू अब सिर्फ अपने शैबी स्वॉर्ड टेक्निक से उसका सामना नहीं कर सकता। वन हो उसे डिसआर्म कर देता है और फिर उसे डार्क स्टील स्लैश से मारता है। औरू इसे अपनी आर्म से ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पूरी तरह अवेयर रहते हुए कि वो इस अटैक को रोक सकता है। परिणाम स्वरूप
उसकी दोनों आर्म्स फ्रैक्चर्ड हो जाती है। लेकिन वो बस हंस देता है, क्योंकि इससे वह अपने एमॉर्फिक बोन टेक्निक को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकता है। रिया उसे क्रेजी मासाशूज कहती है और फिर सजेस्ट करती है कि वो इनर ऑब्जर्वेंस टेक्निक का फिर से उपयोग करे। ओरू ध्यान में बैठता है और इस बार वो पाद्स के अलावा और भी बहुत कुछ देख सकता है। पाद्स के अंत में वो सैकड़ों पिलर्स ऑफ लाइट देखता है, जिनमें से कुछ ब्राइट गोल्डन कलर में चमक रहे होते हैं, और उसे बताता है कि ये पिलर्स उसकी बोन्स हैं। और ये तथ्य कि वे गोल्डन कलर में चमक रहे हैं, ये दर्शाता है कि एमॉर्फिक टेक्निक उन पर काम कर रही है। वह ओरू को उसकी अच्छी प्रोग्रेस के लिए बधाई देती है और बताती है कि जब सभी पिलर्स गोल्डन बन जाएंगे, तब वो एमॉर्फिक बोन्स टेक्निक के 8वें लेवल को पार कर लेगा और फिर वो कई को गैदर करना शुरू कर सकता है। ओरू को लगता है कि ऐसा होने में बहुत समय लगेगा और इस बीच वो अपनी ट्रेनिंग को थोड़ा मिक्सअप करने की योजना बनाता है। अगली बार जब वो बुहो से मिलता है तो वो उसे बताता है कि वे सिटी नीचे जाकर कुछ डिलिशियस फूड खाने वाले हैं। बुहो खुशी खुशी उसका साथ देता है, लेकिन जब वे इन पहुंचते हैं तो वो अंदर जाने से बचने की पूरी कोशिश करता है, क्योंकि उसे अब भी आर से डर लगता है। और उसे अंदर खींचने की कोशिश करता है और तभी वो देखता है कि इन बंद है। अचानक आर अपनी खिड़की से झांक कर देखती है कि बाहर क्या हो रहा है, और वो कहता है कि उन्हें खाना खाते खाते बात करनी चाहिए, और वो अनिच्छा से उसे वीआईपी रूम में बुलाती है, जहां वो उन्हें प्लेन नूडल्स परोसती है। वो समझाती है कि उसके वर्कर्स अचानक अपने होम लौट गए हैं, इसलिए उसने कुछ दिनों के लिए इन बंद कर दिया है। इसके बाद वो औरू से पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया है, और वो कहता है कि वो रियल कॉम्बैट का अनुभव करना चाहता है ताकि वो और अधिक स्ट्रांग बन सके। इसके लिए वो फिर से एजियो पीक ट्रायल को चैलेंज करना चाहता है, बुहो और आर को अपनी टीम में शामिल करके। बुहो कहता है कि वो ट्रायल में सर्वाइव नहीं कर सकता, लेकिन जब औरू उसे बताता है कि उनके प्रीवियस ट्रायल के ट्विन्स भी अपनी लिमिट्स को पुश करने वाले लोग थे, तो वो तुरंत सहमत हो जाता है। आर को उसे ज्वाइन करने के लिए मेडिसिनल हर्ब से ब्राइब करना पड़ता है, जिन्हें वो काफी महंगे दामों पर बेच सकती है। औरू घोषणा करता है कि वे एक वीक बाद जर्नी शुरू करेंगे, क्योंकि इस दौरान वो अपने लेवल 8 एमॉर्फिक बोन्स को परफेक्ट करने का लक्ष्य रखता है। वो बुहो के साथ ट्रेनिंग जारी रखता है और साथ ही आर से उसे वॉच ओवर करने के लिए कहता है, क्योंकि ओबियो द्वारा छोड़ी गई बुक के अनुसार उसे ब्रेक थ्रू के दौरान कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, और ऐसे में कोई व्यक्ति जिसकी इंटरनल एनर्जी अधिक हो उसके लिए सहायक होगा। अगले 5 डेज तक वह इनके वीआईपी रूम में रहता है और अपने रील ब्रेक थ्रू की तैयारी करता है। इनर ऑब्जर्वेंस के दौरान उसकी सभी बोन्स अब गोल्डन चमकने लगी है। अब अंतिम स्टेप एसएन इस करना है, और ओरू इसे करने के लिए ध्यान लगाता है। अचानक वो दर्द के कारण हांफने लगता है, क्योंकि वो देखता है कि एक विशाल पिलर ऑफ लाइट कहीं से उभर रहा है। उसे एहसास होता है कि ये एमॉर्फिक बोन का एक्टिवेशन है, जो सभी बोन्स के सिंक्रोनाइज होने के परिणाम स्वरूप बना है। ओरू का शरीर दर्द से करहाने लगता है, और जैसे ही वो विशाल पिलर ऑफ लाइट फ्लिकर करता है, वो जोर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका शरीर फटने वाला है। आर तुरंत कार्रवाई करती है और बर्सर एनर्जी को डिस्पर्स करने के लिए उसके सिर पर वार करती है। ओरू उसका धन्यवाद करता है कि उसने उसकी जान बचा ली, और वो टिप्पणी करती है कि वो इस स्तर के दर्द को सहन करने के लिए काफी स्ट्रांग है। जल्द ही ओरू अपनी टीम को एजियो पीक ट्रायल के लिए रजिस्टर करने जाता है। वहां मौजूद सीनियर उसे चैलेंज में शामिल होने की अनुमति देने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसकी टीम में कोई लीडर नहीं है। इसलिए ओरू स्वयं लीडर बनने का फैसला करता है। सीनियर एक कानून निकालता है कि लीडर को कम से कम 6th लेवल ऑफ की गैदरिंग पर होना चाहिए, लेकिन ओरू इसके खिलाफ एक दूसरा कानून प्रस्तुत करता है, जो कहता है कि चैलेंज मोड ट्रायल के लिए कोई क्वालिफिकेशन आवश्यक नहीं है। सीनियर फिर भी कोई और बहाना बनाने की कोशिश करता है, लेकिन ओरू अपने मास्टर की सील दिखाकर उसे कंप्लायंस करने के लिए मजबूर कर देता है। इसके बाद ओरू ड्यूली स्टैम्प्ड फॉर्म ले लेता है और रास्ते में ये महसूस करता है कि उसे आर का पूरा नाम नहीं पता, बावजूद इसके कि वो पिछले 2 वर्षों से उसके करीब है। वह इस बार उससे पूछने का निर्णय लेता है और गेट की ओर जाता है, जहां आर और बुहो उसका इंतजार कर रहे हैं। आर वास्तव में ट्रायल में प्रवेश करने के लिए उत्साहित है, लेकिन ओरू उससे फॉर्म पर अपना पूरा नाम लिखने के लिए कहता है, अन्यथा उसे एजियो पीक में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलेगी। वो उसे बताती है कि उसका पूरा नाम आर है
और उसके पास कोई सरनेम नहीं है। ओरू इसे फॉर्म पर लिख देता है और फिर वे टेलीपोर्टेशन सर्कल का उपयोग करके अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। इस बीच सेक्ट लीडर और 2 एल्डर 7वें एल्डर के आगमन का इंतजार कर रहे हैं। ऊंची चोटियों के ऊपर वे बात करते हैं कि कैसे 100 साल पहले किसी ने भी ओबियो के अलावा उस पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन अब वो उनके सबसे मजबूत सदस्यों में से एक बन चुका है। 7वां एल्डर जल्द ही वहां आता है, डार्क क्लाउड से घिरा हुआ, और ये देखकर हैरान होता है कि लीडर उसका इंतजार कर रहा है। हर कोई उसका स्वागत करता है और कहता है कि वे उसकी ट्रैवल्स की कहानियां सुनने के लिए उत्सुक है। 7वां एल्डर विनम्रता से उन्हें धन्यवाद देता है। वो बताता है कि उसने अपनी ट्राइब को ढूंढ लिया जो कठिन समय से गुजर रही थी, लेकिन वो अपने लॉन्ग लॉस्ट फैमिली को नहीं ढूंढ सका। एक एल्डर उसे एजियो पीक का नियंत्रण वापस सौंप देता है और ओबियो के साथ हुई घटना के लिए माफी मांगता है, लेकिन 7वां एल्डर इसे ज्यादा महत्व नहीं देता। तभी उसे एहसास होता है कि कोई एजियो पीक में प्रवेश कर चुका है और सेक्ट लीडर अपनी एबिलिटीज का उपयोग करके स्थिति का लाइव टेलीकास्ट देखता है। वो ये देखकर स्तब्ध रह जाता है कि यार वहां ओरू के साथ मौजूद है और उसे डर लगता है कि वे एजियो पीक के इकोसिस्टम को तबाह कर सकते हैं। हालांकि ये डर पूरी तरह निराधार नहीं है। लंबे समय तक अपनी सेंसेस को प्रशिक्षित करने के बाद लीडर को भविष्य की संभावनाओं को देखने की शक्ति प्राप्त हो गई है, और जो उसने अभी देखा वे कुछ संभावित फ्यूचर्स थे। हर कोई आश्चर्यचकित होता है और कहता है कि इस टेक्निक के साथ उनका लीडर युद्ध क्षेत्र में अजेय हो सकता है, लेकिन वो इससे असहमत है क्योंकि उसकी एबिलिटी अभी भी पूर्णता से बहुत दूर है। इस बीच ओरू और उसके दोस्त अपनी पहली मंजिल पर पहुंच चुके हैं। वे कार्मन बेरी हासिल करने की योजना बनाते हैं, जिसे एक खतरनाक स्नेक मॉन्स्टर द्वारा संरक्षित किया जा रहा है। मॉन्स्टर उन्हें देख लेता है और तुरंत उन पर एक बीम दाग देता है। रिया उस हमले को सीधा झेल लेती है और दूर फेंक दी जाती है। ओरू उसका बदला लेने ही वाला था कि वो गुस्से से भरकर लौटती है और स्नेक को मार डालती है। ओरू उससे कहता है कि वो इस स्नेक से निपटने ही वाला था, लेकिन रिया उसे डांटती है और बताती है कि इस स्नेक के पास एक पूरी तरह विकसित स्पिरिचुअल कोर था और उससे 2 स्तर ऊपर के लोग भी इसे संभाल नहीं सकते थे। बोहो हैरान रह जाता है कि रिया ने इस स्नेक को इतनी आसानी से हरा दिया, जबकि उसे कोई चोट तक नहीं आई। वो उन रूमर्स के बारे में बात करता है जो कहते हैं कि वो सेक्ट चीफ से संबंधित है, जबकि ओरू उसे साइलेंस करने की कोशिश करता है क्योंकि ये असभ्य है। रिया को इससे कोई दिक्कत नहीं होती और वो खुलासा करती है कि वो सेक्ट लीडर की नाजायज बेटी है। वो अपनी स्टोरी बताने लगती है कि 30 साल पहले 9-टेल्ड फॉक्स ने उनके सेक्ट पर हमला किया था और फिर चौथे होकेज ने उसे हरा दिया था। ओरू उसे बताता है कि वो गलत एनीम की बात कर रही है, तो रिया वापस सही ट्रैक पर आ जाती है। वो बताती है कि 9-टेल्ड फॉक्स एक प्राचीन कैलामिटी क्लास मॉन्स्टर था जो सबसे शक्तिशाली कल्टिवेटर्स के बराबर था। ये पूरे संसार के लिए खतरा बन चुका था, इसलिए सेक्ट लीडर ने इसे अपने सेक्ट की सबसे शक्तिशाली सीलिंग स्पेल से सील करने का निर्णय लिया। हालांकि वो खुद स्पेल का पूरी तरह उपयोग नहीं कर सकता था क्योंकि वो उतना शक्तिशाली नहीं था। इसलिए 2 एल्डर्स की मदद से उसने क्षेत्र से पर्याप्त की इकट्ठा किया और स्पेल को सक्रिय किया, लेकिन इस स्पेल को सफल करने के लिए उसे एक सैक्रिफिशियल वेसल की आवश्यकता थी जिसमें 9-टेल्ड फॉक्स को कंटेन किया जा सके, और वो बलिदान कोई और नहीं बल्कि आर थी। लीडर ने 9-टेल्ड फॉक्स को उसके शरीर में सील कर दिया जहां वो अब भी डॉर्मेंट है। इससे उसे बहुत अधिक इन्नेट स्ट्रेंथ मिलती है, लेकिन वो कल्टिवेट नहीं कर सकती। और वो कहता है कि इस हिसाब से वो तो 30 साल की एक ओल्ड वुमन हुई, और उसे इसका जवाब एक पंच के रूप में मिलता है। फिर वो पूछता है कि क्या उसे अपने डैड से नफरत नहीं है जिसने उसे कल्टिवेट करने से वंचित कर दिया। रिया कहती है कि उसे इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे ये पसंद नहीं कि उसका फादर अपनी गिल्ट को दूर करने के लिए उसे हमेशा स्पॉइल करने की कोशिश करता है। इतना कहकर वो अपना ट्रायल जारी रखने का फैसला करती है, लेकिन तभी अचानक ओरू को एक इंस्टेंट समनिंग कार्ड मिलता है जो उसे गैदरिंग हॉल में बुला लेता है। वहां सेक्ट लीडर और पहले देखे गए 3 एल्डर्स पहले से मौजूद है और ओरू उनका अभिवादन करता है। फिर वो नए व्यक्ति के बारे में पूछता है। हर कोई हंसता है और फिर लीडर 7वें एल्डर का परिचय कराता है जो ओरू के कारनामों के बारे में सुनकर उससे मिलने आया है।
स्ते ओरू से मिलकर काफी खुश होता है और कहता है कि वो बिल्कुल अपने मास्टर ओबियो जैसा है। ओरू इस टिप्पणी से आहत होता है, लेकिन सैंग के पास उसके लिए एक गिफ्ट होता है। वो उसे एक बहुत महंगी पिल देता है जो उसे और मजबूत बना सकती है। साथ ही ओबियो के लिए भी कई गिफ्ट देता है क्योंकि वे अच्छे दोस्त हैं। ओरू विश्वास नहीं कर पाता कि ओबियो ऐसे रिच गाय का दोस्त है। इसके बाद सेक्ट लीडर 7वें एल्डर से अपना हुड हटाने के लिए कहता है और ओरू उसकी ओर मुड़ता है। उसे देखकर थोड़ा सा रेसिस्ट महसूस हुआ। हालांकि हर कोई इसे हंसी में उड़ा देता है और फिर ओरू को आखिरकार एहसास होता है कि ओबियो 7 के साथ इतना क्लोज क्यों है। इसके बाद ओरू 7 को अपने दोस्तों से मिलवाने ले जाता है और वे हैरान रह जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि वो एजियो पीक का मास्टर है। हालांकि वो उन्हें कुछ मेडिसिनल प्लांट्स लेने से नहीं रोकता और बाद में रिफाइन करने के लिए उन्हें एक मिनी फर्नेस भी देता है। डिनर के दौरान 7 कहता है कि वह यूएस एमोफिक बोन टेक्निक से परिचित है और वो ओरू की प्रोग्रेस को एग्जामिन करना चाहता है। जैसे ही वो उसके बॉडी में एंटर होने की बात करता है, ओरू जल्दी से अपना बट कवर कर लेता है और 7 को रोकने के लिए कहता है, लेकिन 7 उसे आश्वस्त करता है कि वो सिर्फ इनर ऑब्जर्वेंस करने वाला है। जब वो ओरू के बॉडी के अंदर देखता है तो वो गोल्डन पिलर्स ऑफ लाइट से स्टन हो जाता है। उनमें से डोमिनेंट पिलर सेंटर में होता है जो उसकी एमोफिक बोन है। 7 ओरू की प्रोग्रेस की सराहना करता है, लेकिन उसे बताता है कि ये अभी भी इनकम्प्लीट है। वो उसे बताता है कि इसे कैसे इंप्रूव किया जा सकता है और उसे एक पिल भी ऑफर करता है जो उसे इंस्टेंटली ब्रेक थ्रू करने में मदद कर सकती है। 7 अपनी लोली स्टैचू ऑफ लिबर्टी फर्नेस समन करता है और एक गोल्डन पिल निकालता है जिसे उसने ओबियो के साथ मिलकर बनाया था। ये पिल ओरू को अगले लेवल तक पहुंचाने में मदद कर सकती है। ओरू पिल लेता है और अपने पूरे बोन्स में एनर्जी का बर्स्ट महसूस करता है। बाद में वो 7 से पूछता है कि वो उसकी इतनी मदद क्यों कर रहा है। 7 जवाब देता है कि वो ओबियो का डेट चुकाने के लिए ऐसा कर रहा है। वो समझाता है कि बहुत समय पहले वो सिर्फ एक स्लेव था जिसे इस देश में लाया गया था। उस समय यू ने उसे पाया और उसमें ग्रेट पोटेंशियल देखा। उसने उसे कल्टिवेटर बनने के लिए एनकरेज किया और इसने उसकी लाइफ बदल दी। कुछ दिनों बाद ओबियो अपैरेंटली वापस सेक्ट में होती है और एल्डर्स उसे राइवल्स द एसईओ सेक्ट के साथ ट्रबल करने के लिए डांट रहे होते हैं। सभी लोग हॉल के सामने इकट्ठा होते हैं ये देखने के लिए कि ड्रामा कैसे अनफोल्ड होता है। कुछ स्टूडेंट्स ओबियो को बैडमाउथ करते हैं और कहते हैं कि इस वजह से वो एल्डर के रूप में अपनी पोजीशन खो सकती है। लेकिन जैसे ही ओरू वहां आता है वे तुरंत भाग जाते हैं। ओरू 2 सिस्टर से बात करता है जो उसे बताती है कि अभी एसईआईओ सेक्ट के प्रतिनिधि एल्डर्स और सेक्ट लीडर के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि ओबियो की सजा तय की जा सके। लेकिन ओरू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर ड्रामा अनफोल्ड होता है जब एसईक्यू सेक्ट एल्डर ओबियो पर उनके सेक्ट के बारे में फॉल्स इंफॉर्मेशन फैलाने और उनकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाता है। हालांकि रेकन एल्डर्स तर्क देते हैं कि उन्हें नहीं पता कि ये इंफॉर्मेशन फॉल्स है या नहीं। एजिकील एल्डर उन्हें गैसलाइट करने की कोशिश करता है कि वे सिर्फ ओबियो को बचाना चाहते हैं। इस बीच ओबियो अन्य एल्डर्स के सामने ट्रूथ पेपर पर अपनी गवाही देती है और वे उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन यह स्पष्ट होता है कि सेक्ट के बाहर के लोग ट्रूथ पेपर पर विश्वास नहीं करेंगे। जल्द ही ओरू ओबियो का स्वागत करता है और उसे कॉन्फेटी के साथ छेड़ता है कि उसने और ट्रबल क्यों खड़ा किया। वो उसे बताती है कि जब वो प्लेन्स में ट्रैवलिंग कर रही थी तब वो मटेरियल्स खोज रही थी और पैसे कमा रही थी। जब उसने एक छोटे से सेक्ट को देखा जो लोगों को स्कैम कर रहा था। वे दावा कर रहे थे कि एवरीवन कैन बी अ कल्टिवेटर और इस टैगलाइन का उपयोग करके नाइफ पब्लिक से बहुत सारा पैसा वसूल रहे थे। ओरू पूछता है कि क्या कोई अवेयरनेस फैलाने के लिए नहीं था। ओबियो जवाब देती है कि यहां तक कि लोकल गवर्नमेंट भी इन स्कैमर्स के साथ मिली हुई थी। हालांकि सबसे बुरा हिस्सा अभी बाकी था। ओबियो बताती है कि ये स्कैमर्स लोगों को ब्लड बॉलिंग टेक्निक सिखा रहे थे जिसमें व्यक्ति अपनी लाइफ स्पैन की आहुति देकर कल्टिवेशन पावर प्राप्त कर सकता था। ओबियो कहती है कि यह बहुत ही अनफेयर है कि लोगों को पावर के लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करने के लिए धोखा दिया जा रहा है। ओरू रिमार्क करता है कि यह सरप्राइजिंग है कि उसने इस मामले में कदम उठाया। वो उससे पूछता है कि उसने क्या किया और कैसे स्योर सेक्ट इसमें शामिल हो गया।
ओबीयू बताती है कि सबसे पहले उसने स्कैमिंग सेक्ट के एक व्यक्ति से झगड़ा किया जो उसके ही लेवल का था। उसने उसे एक ही हिट में हरा दिया। फिर सेक्ट एल्डर वहां आया और वह भी हार गया। इसके बाद एसईओ सेक्ट का एल्डर वहां आया। ओरू इस कहानी पर हंसता है और कहता है कि उसे नहीं पता था कि ओबीयू इतनी बड़ी हीरो ऑफ जस्टिस थी। वो कहती है कि उसने बस स्कैमर्स को छेड़ने के लिए ऐसा किया और फिर अपने मैजिक बैम्बू पर उड़ गई। इस बीच अरिकु शिकायत करता है कि ये उसकी टीचर के कैरेक्टर से बाहर लगता है। तभी आर वहां आता है और उसे ओबीयू को कम आंकने से रोकता है। वो बताता है कि राइकन सेक्ट के गोल्डन एरा में 100 डिसाइपल्स थे और ओबीयू उनमें से केवल 10 में से एक थी जो बची थी। इसके अलावा उसने एल्डर बनने के लिए अपनी खुद की टेक्निक का उपयोग किया जो उसकी और स्पिरिट बेस के कारण कठिन था। रुपया कहता है कि ओबीयू ने अपना सारा पैसा ट्रेनिंग पर खर्च कर दिया। ओरू मजाक में कहता है कि उसका मतलब अल्कोहल से होगा। आरवाई रिमार्क करता है कि अल्कोहल ही वो डिवाइन मेडिसिन है जिसने ओबीयू को स्ट्रॉन्गर बनाया। दूसरी ओर एल्डर्स ओबीयू की टेस्टिमनी को लेकर सत्य पत्र को सेक्ट लीडर को दिया जाता है और वह उनसे इसे उनके गेस्ट को देने के लिए कहता है। मास्टर शियो इसे पढ़कर पैनिक कर जाता है और सेक्ट लीडर से पूछता है कि क्या वो अभी भी ओबीयू को कवर करने की कोशिश कर रहा है। लीडर जवाब देता है कि कवर करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं किया। वुश से कहता है कि अगर वो अपनी बात साबित करना चाहता है तो उसे कुछ डेफिनेट प्रूफ लाना होगा। ये शब्द उसे गलत तरीके से लगते हैं और उसके ईगो को ठेस पहुंचती है क्योंकि वो एसईओ सेक्ट का एक एल्डर है जो वर्तमान में मेजर सेक्ट्स के अलायंस का लीडर है। सच्चाई यह है कि शियो ही उस फेक सेक्ट के पीछे था जो लोगों को स्कैम कर रहा था। उसने गवर्नमेंट को कंट्रोल किया और लोगों को उस कल्टिवेशन टेक्निक को अपनाने के लिए मैनिपुलेट किया जो उनकी लाइफ एनर्जी को कंज्यूम कर रही थी। और ये सब उसकी रिसर्च के लिए था। शो लंबे समय से एक प्लेटो पर अटका हुआ था जबकि उसके सबऑर्डिनेट्स तेजी से उसे सरपास कर रहे थे। डेस्परेशन की भावना से दबे हुए उसने नए इंसाइट्स प्राप्त करने के लिए कॉमन पीपल पर एक्सपेरिमेंट करने का निर्णय लिया। सब कुछ सही चल रहा था जब तक ओबीयू वहां नहीं आ गई और उसकी योजनाओं को नष्ट नहीं कर दिया। अब्श को डर है कि एसईओ सेक्ट उसके गलत कामों के बारे में जान जाएगा और फिर उसे बुरी तरह से पनिश्ड किया जाएगा। वो इस मामले को यही दफनाने के लिए डिटरमिन्ड है। वो सेक्ट लीडर से कहता है कि उसने उस पेपर को ठीक से देखा भी नहीं और मान लिया कि ये सही है, जिसका मतलब है कि वो उसके खिलाफ प्लॉटिंग कर रहा है। लीडर कहता है कि ये रिटन टेस्टिमनी केवल उसके लिए है क्योंकि यहां हर कोई पहली बार में ओबीयू पर विश्वास करता था जब उसने उन्हें बताया कि क्या हुआ था। यहां तक कि वे लोग जो आमतौर पर ओबीयू के साथ नहीं रहते वे भी इस बार उस पर भरोसा कर रहे हैं। शुन से पूछता है कि क्या वे सेओ से के खिलाफ लड़ाई लड़ने को तैयार है, लेकिन से लीडर उसी सवाल को शियो से पूछता है। वो उससे पूछता है कि क्या सेओ स्वीडिश क्रोना सिर्फ एक एल्डर के लिए रीन सेक्ट से लड़ाई करेगा जो अब कोई रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। शियो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि एसईओ सेक्ट उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। अचानक ओमू कमरे में प्रवेश करता है और शियो को चिढ़ाता है कि वो केवल अपनी सेक्ट रेपुटेशन पर निर्भर कर रहा है। वो अन्य एल्डर्स को ट्रस्ट करने के लिए धन्यवाद देती है और फिर शो की ओर मुड़कर कहती है कि अब उन्हें इस मामले को पूरी तरह से सुलझा लेना चाहिए। वो कहती है कि सेक्ट से अलग ये उनके बीच की पर्सनल प्रॉब्लम है और उन्हें इसे एक 1-on-1 ड्यूअल से सुलझाना चाहिए। शियो चौंक जाता है क्योंकि ओबीयू को उसे चैलेंज करने के लिए वास्तव में बहुत कॉन्फिडेंट होना चाहिए जबकि वह उससे एक पूरा स्टेज नीचे है। इसके अलावा अगर वो ड्यूअल स्वीकार करता है तो वो चीट नहीं कर सकता, इसलिए वो अपनी स्पेशल आइटम एक टियर 8 स्वॉर्ड निकालने का निर्णय लेता है जिसकी कीमत हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस है। होमो इस स्वॉर्ड को देखकर ड्रूलिंग करने लगती है क्योंकि वह इसे बेचने के बारे में सोचती है। इसके बाद सेक्ट लीडर सभी को ड्यूअल अरीना में ट्रांसफर कर देता है। डिसाइपल्स भी इस ड्यूअल को देखकर इकट्ठा होने लगते हैं। ओरू इस मौके का फायदा उठाकर एक बैटिंग कॉन्टेस्ट बना देता है और सभी स्टूडेंट्स को इसमें भाग लेने के लिए कहता है। इस बीच शियो ओबीयू से कहता है कि अगर वो हार गया तो वो उस पेपर में लिखी हर शर्त को मान लेगा, लेकिन अगर वो जीत गया तो ओबीयू को अपनी क्लेम्स वापस लेनी होंगी। होम दाव को और बढ़ाकर कहता है कि अगर वो जीतता है तो वो फ्रीज कर सकता है,
लेकिन अगर ओबियू जीतती है तो वो उसकी डिवाइन गियर भी ले लेगी। इसके बाद शियो हार्ट ओथ को इनिशिएट करता है, जिसमें ड्यूलिंग अपोनेंट्स अपनी कल्टिवेशन को एक फेयर फाइट पर दाव लगाते हैं। वे कोई एक्सटर्नल हेल्प नहीं ले सकते और अपने अपोनेंट को मार नहीं सकते। शो फिर अपनी स्वॉर्ड को जमीन पर मारता है, जिससे अरीना सॉइल में बदल जाता है, जिससे उसे एक टैक्टिकल एडवांटेज मिल जाए, क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी की नेचर अर्थ है। वो पहला हमला करता है और रॉक स्पाइक्स को ओबियू की तरफ भेजता है, लेकिन वो कूदकर उन्हें डॉज कर लेती है और फिर अपनी बैम्बू स्वॉर्ड से सिर्फ छूकर उनकी गति को रोक देती है। ओबियू उन स्पाइक्स के ऊपर खड़ी होती है और श को कोशिश जारी रखने के लिए कहती है। शियो अपनी स्वॉर्ड घुमाकर एक डस्ट क्लाउड भेजता है, लेकिन ओबियू इसे आसानी से हटा देती है। लेकिन शियो इस हमले का डिस्ट्रैक्शन के रूप में उपयोग करके उसके पीछे पहुंच जाता है। ओबियू उसका हमला ब्लॉक कर लेती है, लेकिन इस प्रक्रिया में उसकी बैम्बू स्वॉर्ड नष्ट हो जाती है। शियो इस छोटी सी जीत पर गर्व महसूस करता है और पूछता है कि क्या वो जारी रखना चाहती है, लेकिन ओबियू उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि सिर्फ इतनी सी बात पर खुश मत हो। वो हवा में से ही एक नई बैम्बू स्वॉर्ड बना लेती है और कहती है कि उसे किसी रियल स्वॉर्ड की जरूरत भी नहीं है किसी ऐसे से लड़ने के लिए जो उसकी टक्कर का नहीं है। अब शियो नर्वस हो जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि ओबियू को उससे अधिक फाइटिंग एक्सपीरियंस है। वो अपनी स्पेशलिटी का उपयोग करने का निर्णय लेता है और कई स्पेल्स डालता है ताकि उसे थका सके। वो पहले उस पर लाइटनिंग स्पेल से हमला करता है, लेकिन ओबियू इसे आसानी से बैरियर से रोक लेती है। उसके लाइटनिंग स्पेल्स किसी काम के नहीं हैं और ओबियू कहती है कि उसे अब नींद आ रही है। अब शिवा सीधे उस पर चार्ज करता है, लेकिन ये भी उसकी बैरियर को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। वो अपनी लाइटनिंग स्पेल्स की इंटेंसिटी बढ़ाता है, लेकिन ओबियू का बैरी ये अभी भी मजबूती से खड़ी है। वो शियो की ओर उड़ती है, जिसने अब अपना दिमाग खो दिया है। वह चिल्लाता है और बोल्ट टैकल करते हुए उसकी ओर बढ़ता है और दोनों हवा में टकरा जाते हैं। ओबाय एक निर्णायक वार करती है और शिया घुटनों के बल गिर जाता है। वो महसूस करता है कि उसकी की खत्म हो रही है और सोचता है कि उससे एक स्तर नीचे की कोई व्यक्ति इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है। ओबियू उससे कहती है कि वो ताकतवर नहीं है, बल्कि शियो ही बहुत कमजोर है। वो कहती है कि वो सिर्फ दिखावटी स्पेल्स पर निर्भर करता है, लेकिन उनमें असली पावर की कमी है। शियो कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह एक रिसर्चर है, कोई फाइटर नहीं। ओबियू कहती है कि ये सब सिर्फ एक हारने वाले के बहाने हैं। वो कहती है कि उसके तरीके बहुत बीमार और क्रूर है, इसलिए उसने उसके स्कैम को खत्म कर दिया। शिडो गुस्से में चिल्लाता है कि वह रेवोल्यूशन के कगार पर था। अगर उसका शोध सफल हो जाता तो वो एक और गोल्डन एज ऑफ कल्टिवेशन बना सकता था। ओबियू उससे पूछती है कि ऐसा कैसे हो सकता था अगर उसके टेक्निक का उपयोग करने वाले सभी लोग मर जाते। शियो एक भावुक स्पीच देता है कि ये अन्यायपूर्ण है कि कुछ लोग बिना किसी पोटेंशियल के जन्म लेते हैं और उसकी टेक्निक उन्हें मजबूत बना सकती थी। ओबियू धीरे से ताली बजाती है और कहती है कि वर्ल्ड ऑफ कल्टिवेशन कभी भी निष्पक्ष नहीं रहा। वो दावा करती है कि जब कोई अपनी लिमिट तक पहुंच जाए तो उसे अपनी स्थिति पहचाननी चाहिए और हार मान लेनी चाहिए। वो शियो को बताती है कि कल्टिवेशन को आगे बढ़ाने की अपनी खोज में उसने बेसिक्स को भुला दिया और यही कारण है कि वो हार गया। ये सुनने के बाद शियो अपनी हार स्वीकार कर लेता है और ओबियू को अपनी बहुमूल्य स्वॉर्ड दे देता है। वो कहता है कि अगर उसे मौका मिला तो वो औपचारिक रूप से माफी मांगने आएगा, हालांकि वो अच्छी तरह जानता है कि उसे लाइफ सेंटेंस या डेथ पेनल्टी मिलने वाली है। इसके बाद शियो चला जाता है, लेकिन रास्ते में उसे अपने सेक्ट का एक और सदस्य मिलता है। वो आदमी जिसका नाम कोसो है उसका मजाक उड़ाता है कि वो एक हारने वाला है। शियो लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कोसो उससे तेजी से आगे बढ़ता है और अपनी स्वॉर्ड उसकी गर्दन पर रख देता है। वो शियो को बताता है कि वो सेक्ट का सबसे बड़ा हारने वाला है और यहीं पर उसे उसकी सजा देने का फैसला करता है। शियो कहता है कि वो ऐसा बिना आधिकारिक ट्रायल के नहीं कर सकता, लेकिन कोसो फिर भी एक फॉरबिडन स्पेल का उपयोग करता है और उसे एक डॉनकी में बदल देता है। वो जानता था कि सेक्ट के पास उसके खिलाफ ठोस सबूत थे और अगर आधिकारिक ट्रायल होता तो यही उसकी सजा होती। कोसो अपने शिष्यों को वापस भेजने के लिए कहता है क्योंकि उसके पास कुछ और काम है। इसके बाद वो एकिन में जाता है
और एक इन्फॉर्मेंट से मिलता है जो उसे राइक और सेक्ट से संबंधित कुछ जानकारी देता है। जैसे ही कोसो उसे पढ़ता है, वो हैरान रह जाता है और महसूस करता है कि उसने उनके साथ लड़ाई करके एक बड़ी गलती कर दी। वो जल्दी से अपने शिष्यों को और अधिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए भेजता है और एक और संदेश सेक्ट लीडर को भेजता है। लीडर सोचता है कि ये शो को चुप कराने के लिए एक रिश्वत है, लेकिन जब वो मैसेज और गिफ्ट को ठीक से देखता है तो वो दंग रह जाता है। वो एक और एल्डर को बुलाता है और उसे कुछ बर्गर्स विद डोंकी मीट दिखाता है। एल्डर उन्हें खाने ही वाला होता है, लेकिन लीडर उसे बताता है कि इसमें शियों का मांस है जो उसने अपनी प्रेडिक्शन एबिलिटी से देखा था। लीडर यह भी बताता है कि सेओ सेक्ट ने उसे एक बहुत ही कीमती स्टोन भी भेजा है ताकि वो इस मामले पर चुप रहे, लेकिन उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। वो कहता है कि हाल ही में स्कैमिंग सेक्ट उनके क्षेत्र के बहुत करीब था और अब कई नकली सेक्ट्स उभर रहे हैं। वो कहता है कि ये रेकन सेक्ट की जिम्मेदारी है कि वह अपने क्षेत्र में शांति बनाए रखे। इसीलिए वो उन शिष्यों को भेजने की योजना बना रहा है जिनके पास 10 साल से कम का अनुभव है, ताकि वे इन नास्टी एलिमेंट से निपट सकें। एल्डर को इसमें संदेह है क्योंकि उन्होंने पहले भी ऐसा किया था और परिणाम बुरा निकला था। इसके अलावा 10 साल से कम अनुभव वाले छात्र काफी कमजोर होते हैं और वह उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। लीडर हंसता है और कहता है कि अगर ये आसान होता तो इसे ट्रायल नहीं कहा जाता। दूसरी ओर कोसर्स स्पाइस राइकन क्लैन में कोई कमजोर कड़ी खोज रहे हैं। जब वे औरू को जंगल की ओर दौड़ते हुए देखते हैं तो वे उसे लेगेसी डिसाइपल के रूप में पहचानते हैं और सोचते हैं कि वह उनकी कमजोर कड़ी हो सकता है। वे उसका पीछा करते हैं, लेकिन जैसे ही वे जंगल में पहुंचते हैं वे उसे खो देते हैं। वे झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस करते हैं और सतर्क हो जाते हैं, लेकिन तभी एक छोटा फॉक्स मॉन्स्टर उन पर कूदता है। वे उसे हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मॉन्स्टर उन्हें इलेक्ट्रोक्यूट कर देता है। इसके बाद औरू प्रकट होता है और उन दोनों से पूछता है कि वे क्या चाहते हैं। वे बिना किसी चेतावनी के उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वे उसके सामने कोई मुकाबला नहीं कर पाते और वो आसानी से उन्हें हरा देता है। इसके बाद वो रिवरसाइड की ओर जाता है, जहां वो बहुत समय बाद कई से मिलता है। इस बीच वे दोनों छात्र रिपोर्ट करते हैं कि औरू और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। वो देन ही शुड बी और कोशो को एहसास होता है कि वे अब रेक इंसेक्ट को कम नहीं आंक सकते। दूसरी ओर ओरू ओबू के लिए टील आता है, जो इस बारे में संदेह करती है कि कहीं ये जहर तो नहीं, लेकिन उसे बस इसका स्वाद खराब लगता है। ओरू फिर उससे पूछता है कि वो 7th एल्डर कैसे बनी, और नाराज वो उसे ब्रेन क्लियरिंग फॉरहेड फ्लिक से मारती है। ये काम नहीं करता और उसे एहसास होता है कि उसने 9th लेवल की एमॉर्फिक बोन टेक्निक प्राप्त कर ली है। ओबू आश्चर्यचकित थी क्योंकि उसने उसे इसके बारे में नहीं सिखाया था, और ओरू बताता है कि 7 ने उसे 9th लेवल तक पहुंचने में मार्गदर्शन किया। ओबू शर्मिंदा महसूस करती है जब वो उसके बारे में सुनती है। फिर ओरू मुख्य विषय पर आता है और उससे पूछता है कि हालिया ड्यूल के दौरान क्या हुआ। वो जानना चाहता है कि उसने किसी ऐसे व्यक्ति को कैसे हराया जो उससे एक स्टेज ऊपर था। ओबू बताती है कि वो गिंडन स्टेज पर है, जिसे चौथा सबसे ऊंचा स्टेज माना जाता है, लेकिन आगे का रास्ता सीधा नहीं होता। वो मानती है कि अगले स्टेज पर जाए बिना भी वो स्ट्रॉन्गर हो सकती है और गॉडहुड प्राप्त कर सकती है, लेकिन ये सिर्फ उसकी थ्योरी है। इसके बाद वो ओरू को एमॉर्फिक स्वॉर्ड टेक्निक सिखाने का फैसला करती है और वह इसके लिए तैयार होता है। होमू उसे बताती है कि इस टेक्निक के लगभग 20 रूपांतर हैं, लेकिन उसके लिए 2 विकल्प है, वे ऑफ एंड्योरेंस और वे ऑफ विजडम। ओरू विजडम चुनता है क्योंकि वो नर्ड है। ओबू फिर उसे बताती है कि पहले उसे हर दिन कई इकट्ठा करना होगा, फिर उसे एमॉर्फिक स्वॉर्ड स्किल्स का अभ्यास करना होगा, जो मूल रूप से दुनिया की सभी अन्य स्वॉर्ड स्किल्स का संयोजन है। ओबू कहती है कि उसकी टेक्निक उसे दुनिया में किसी भी स्वॉर्ड स्टाइल को हराने में मदद कर सकती है, लेकिन ओरू को यह संदिग्ध लगता है। होमू सबसे पहले ओरू के सामने बिगिनर स्वॉर्ड टेक्निक्स का एक मोटा बंडल रखती है और उसे पहले उन्हें मास्टर करने को कहती है। ये उसके लिए विशेष रूप से कठिन नहीं होता और वो कुछ दिनों में इसे मास्टर कर लेता है। इसके बाद यू उसे बताती है कि अब उसे विभिन्न स्वॉर्ड टेक्निक्स के तत्वों को मिलाकर अपनी खुद की तकनीक बनानी होगी। ओरू उसे मजाक बंद करने के लिए कहता है, लेकिन वो जोर देकर कहती है कि वो गंभीर है।
वो उसे समझाती है कि स्वॉर्ड टेक्निक्स दूसरों को मारने के लिए बनाई गई है और निश्चित टेक्निक्स में निश्चित कमजोरियां होती है। इसलिए वो चाहती है कि ओरू लचीला बने और एक ऐसी टेक्निक बनाए जो उसके साथ विकसित हो। वो उसे शुभकामनाएं देती है और फिर उड़कर चली जाती है, ये कहते हुए कि उसे कुछ अर्जेंट वर्क करना है। ओरू रिया से मार्गदर्शन लेने का निर्णय लेता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो मौजूद नहीं है। इसलिए वो इनर डाइनिंग हॉल में खाने के लिए लौटता है और बिगिनर स्वॉर्ड टेक्निक्स की कमजोरियों के बारे में सोचता है। वो इसे आसानी से कर सकता है, लेकिन उन्हें मिलाना उतना आसान नहीं होता। इसी दौरान क्रेजी शेफ वहां आती है और पूछती है कि क्या उसका खाना इतना खराब है कि वो खाने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा। ओरू उसे बताता है कि वो ज्यादा सोच रही है और खुलासा करता है कि ओबू ने उसे अपनी खुद की स्वॉर्ड टेक्निक बनाने के लिए कहा है। शेफ ये सुनकर चौंक जाती है और पूछती है कि वो अपनी समस्या से इतनी हाफ-हार्टेड तरीके से क्यों निपट रहा है। वो कहती है कि वो सिर्फ टेक्निक्स की सिमुलेशन करके कुछ भी हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि वे व्यावहारिक उपयोग के लिए बनी है। ओरू उसे बताता है कि उसकी टेक्निक उसकी विजडम से शुरू होती है और फिर वह जाने लगता है। हालांकि शेफ उसे रोकती है और कहती है कि विजडम और इंटेलिजेंस अलग चीजें हैं। वो कहती है कि विजडम अनुभव से आती है और वह इसे सिर्फ सिमुलेशन के माध्यम से प्राप्त नहीं कर सकता। ओरू कहता है कि वो उसे अभ्यास में मदद करनी चाहिए, क्योंकि वह इतनी वाइज है तो वो निश्चित रूप से एक स्वॉर्ड मास्टर होगी। शेफ इस बात से इनकार करती है, लेकिन फिर ओरू अचानक उस पर हमला कर देता है। वह एक फोक से उसके हमले को रोकती है और फिर वो तुरंत उससे अपने टीचर बनने की विनती करता है। शेफ मान जाती है और जल्द ही एक नाइट की पोशाक में आती है और ओरू के साथ स्पार करती है। वो ओरू की उम्मीद से ज्यादा स्किल्ड होती है और वे 2 महीने तक लगातार प्रशिक्षण लेते हैं। इसके तुरंत बाद संप्रदाय में सभी शिष्यों की एक मीटिंग बुलाई जाती है और ओरू हमेशा की तरह देरी से आता है। वो एक अन्य लेगेसी स्टूडेंट के साथ सामने बैठता है और फिर सेक्ट लीडर मीटिंग शुरू करता है। लीडर और एल्डर समझाते हैं कि उन्हें सामान्य दुनिया में एक मिशन पर भेजा जाएगा, जहां वे अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं में सुधार करेंगे। एल्डर्स इस बारे में काफी देर तक बात करते रहते हैं और ओरू सिर्फ एक वाक्य में उनकी लेक्चर का सार निकाल लेता है। उसे लगता है कि राइकन सेक्ट हाल ही में बहुत शांत रहा है, इसलिए वे अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कुछ बड़ा करने की योजना बना रहे हैं। बाद में ओबू ओरू को इस मिशन को गंभीरता से लेने की सलाह देती है, क्योंकि उसे इस पर 5000 शब्दों की रिपोर्ट लिखनी होगी। वो उसे आश्वासन देता है कि ये उसके लिए कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि वो नर्ड है। ओबू फिर उसे बताती है कि उसे इस अवसर का उपयोग सामान्य दुनिया के लोगों के साथ अपने भावनात्मक संबंध तोड़ने के लिए भी करना चाहिए, क्योंकि एक कल्टिवेटर के रूप में वह उनसे पूरी तरह अलग रास्ता चलेगा। वो उसे समझाती है कि एक सामान्य मानव और एक कल्टिवेटर के बीच सबसे बड़ा अंतर शक्ति नहीं, बल्कि लाइफ स्पैन होता है। इसका मतलब है कि प्रत्येक कल्टिवेटर अपने दोस्तों और परिवार को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखेगा। ओरू को इस बात की ज्यादा परवाह नहीं होती और वो ओबू से मनी मांगने लगता है ताकि वह सामान्य दुनिया में आराम से रह सके। ओबू कहती है कि उसके पास मनी नहीं है और ओरू पूछता है कि उसने शियो से मिले लूट का क्या किया। वो उसके हाथ में दुनिया की सबसे महंगी अल्कोहल देखता है और समझ जाता है कि उसने सारा पैसा इसे खरीदने में खर्च कर दिया। हालांकि ओबू के पास ओरू के लिए एक गिफ्ट है। वो उसे टूथपिक साइज स्वॉर्ड रेप्लिका देती है, जो वास्तव में वो लेजेंडरी स्वॉर्ड है जिसका उपयोग उसने किया था। वो ओरू को बताती है कि ये एक शक्तिशाली वेपन हो सकता है, लेकिन इसे नियंत्रित करना बहुत कठिन है। इसमें एक 1000-year-old स्वॉर्ड स्पिरिट सो रही है और यहां तक कि ओबू भी इसे ठीक से नियंत्रित नहीं कर सकती। ओरू स्वॉर्ड को छूता है और अचानक खुद को इसके स्पिरिट्स माइंड में पाता है। स्पिरिट एक सुंदर और सुरुचिपूर्ण रेडहेड के रूप में प्रकट होती है और ओरू उसे अजीब तरह से ग्रीट करता है। वो खुद को रायनशु कहती है और बताती है कि उसने फेथफुली कई मास्टर्स की सेवा की है जो इस स्वॉर्ड को धारण करता था। ओबू भी वहां प्रकट होती है और रानो से पूछती है कि क्या ओरू ठीक रहेगा। वो कुछ देर सोचती है और फिर कहती है कि ये एक इंटरेस्टिंग जर्नी होगी। होबू ओरू से कहती है कि क्योंकि ग्रैनू एक बहुत पुरानी स्पिरिट है, उसे नियंत्रित करना मुश्किल होगा। वो सेक्ट लीडर से उसकी मेमोरीज एरेज करने के लिए कह सकती है ताकि उसे नियंत्रित करना आसान हो जाए।
ओरू कहता है कि उसे इसकी जरूरत नहीं है। वो दावा करता है कि उसे आंट्स और ग्रैंडमा की अच्छी किताबों में रहने का बहुत अनुभव है, इसलिए वो रानू के साथ भी ठीक रहेगा। लेकिन रानू को ग्रैंडमा से तुलना किया जाना पसंद नहीं आता और वो नाराज हो जाती है। जल्द ही सभी स्टूडेंट्स अपने मिशन के लिए वर्ल्ड ऑफ कॉमनर्स की ओर रवाना हो जाते हैं। उन्हें एक गाइड बुक प्रदान की जाती है जो सुकी रीजन में हजारों ट्रायल स्पॉट्स के बारे में जानकारी देती है। हालांकि ओरू के लिए ये मिशन अपने घर लौटने का एक अवसर है जिसे वो बहुत मिस कर रहा था।